म्यूचुअल फंड सही है। अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो म्यूचुअल फंड में डाल दो। तो क्या सच में म्यूचुअल फंड इतना इफेक्टिव है? देखिए, आपका ये एक तो पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि मुझे पैसा शॉर्ट टर्म बनाना है, लॉन्ग टर्म बनाना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं कि मुझे सबसे अच्छी जो मैं आज की डेट में इंफ्रा कंपनी में देखता हूँ, अडानी के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं और उनके जो शेयर्स है बहुत अप डाउन हो रहे हैं। तो इसका मेन कारण क्या है? क्या ये पर्पसली हो रहा है? अगर मेरा धंधा सही चल रहा है तो मैं किसी को पैसा नहीं बनाने दूंगा, मैं खुद ही बनाने वाला हूँ। मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की जर्नी चालू कर रहा हूँ तो मैं क्या टॉप 1, 2 या 3 चीज़ ऐसी हैं जो मैं देखूंगा और जिससे मुझे महसूस होना चाहिए कि हाँ यार ये कंपनी अच्छी है। आपके पास पेशेंस होना चाहिए प्राइस को गिरते हुए देखने का। मैं ये नहीं बोलूँगा ऊपर जाते हुए देखने का, मैं बोलूँगा नीचे गिर रहा है ना तो आपको अपने हाथ पर कंट्रोल होना चाहिए कि मुझे ये सारा रिसर्च करने का सबसे परफेक्ट रिसोर्स क्या है? कहाँ से कर सकते हैं? इसका धंधा अच्छा चल रहा है इसलिए ये दूसरे को कमाने का मौका नहीं दे रहा। आई एम वेरी एक्साइटेड। आज के पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जनरली क्या होता है, देर आर सो मेनी मिसकंसेप्शन। आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम ओपन करो तो हर कोई अपनी अपनी टिप्स विप्स देने के लिए तैयार रहता है। Correct. टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भरे पड़े रहते हैं। हर कोई बोलता है कि यार ये खरीद लो, वो खरीद लो। लेकिन आपके बारे में मैंने जितने लोगों से भी बात की है, हर एक पर्सन वही बोलता है कि ये सर हमेशा डेटा पे बात करते हैं। डेटा अगर रहेगा तो ही वो कंपनी के बारे में बात करेंगे, वरना वो सीधा ना बोल देंगे। तो बस आज वही टॉपिक पे बात करने के लिए आज मैंने स्पेशली आपको इनवाइट किया है एंड थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम निकाल के आए। और आज का हमारा जो एजेंडा रहेगा वो हम मार्केट में जितने भी इन्वेस्टमेंट को लेके मिथ्स है ये सारे हम क्लियर करने वाले हैं। स्पेशली अगर हम बात करें अडानी की या रिलायंस की या तो टाटा की, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो दूसरी बात है, क्यों करना चाहिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के पॉडकास्ट में जितने भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं, व्यूअर देख रहे हैं, हर किसी को इस चीज़ का आंसर मिलने वाला है कि आप किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हो। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग वंस अगेन। Thank you so much for inviting me. प्लेजर It's my, फॉर it's my pleasure to meet you and pleasure to share the knowledge what I had gained till so far. करेक्ट। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं इंडिया में तो ज़्यादातर लोगों को ये एक डायलॉग रहता है हमेशा किसी के पास कि भाई म्यूचुअल फंड सही है। अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो म्यूचुअल फंड में डाल दो। Correct. तो क्या सच में म्यूचुअल फंड इतना इफेक्टिव है? So if you see the mutual fund journey, what they do, they collect money from different person. उनका एक पूल ऑफ फंड लेते हैं, उसके बाद उसको इन्वेस्ट करते हैं। जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी हमारे जैसी इन्वेस्टमेंट होता है कि ओपन मार्केट इन्वेस्टमेंट जाएगी उनकी भी। उनके पास टेक्निकल टीम स्ट्रांग होती है, वो लोग बताते हैं कि ये XYZ कंपनी मोर स्ट्रॉन्गर है। वो लोग उसमें फंड एक बार में सिंगल शॉट में डाल देंगे एंड देयर विल बी अ ह्यूज चंक अमाउंट ऑफ मनी। सो दे माइट गेट अ गुड डिस्काउंट और फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम वो प्राइस का मूवमेंट हो जाए बिकॉज दैट बाइंग एंड सेलिंग हैड बीन डन ऑन दैट पर्टिकुलर प्राइस। तो क्या होता है, वो शायद 5% भाग जाएगा, 10% भाग जाएगा, लेकिन वो लोग लॉन्ग टर्म वाले होते हैं म्यूचुअल फंड्स, दे आर नॉट शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में जो 10-5% भागा ना वो छोड़ देंगे इसको। दे आर लुकिंग फॉर मेकिंग देयर डबल मनी। पैसा डबल होना चाहिए, वो पैसा डबल होने में उसको टाइम लगता है। और किसी भी स्टॉक को चलने के लिए डेटा, न्यूज़ स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ये सब चीज़ें चाहिए उसको चलाने के लिए। तो आउट ऑफ द 4,500 कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन NSE BSE, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ये वाला स्टॉक चलेगा और मैं इसके अंदर पैसा लगाऊं, बिकॉज वो पैसा मेरे पास एक उतना ही अमाउंट है जो मेरे पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पुराने लोगों के लिए काफ़ी अच्छा था। ठीक है, उनको आइडिया नहीं था मार्केट का, दे वर नॉट मच मोर अवर्स अबाउट मार्केट डायनामिक्स कैसे चलते हैं, इंडस्ट्री कैसे चलती है। यहाँ पर जो यंग जनरेशन आ रही है, दे नो कि वैल्यू ऑफ डेटा जो आ रहा है वो क्या है, हम उस डेटा को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। करेक्ट। और वो कितनी फास्ट मुझे आ सकता है। इफ़ समवन इज़ एजुकेटेड एंड उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया है तो आई बिलीव ही नोज़ स्टॉक मार्केट कैसे चलने वाला है। थोड़ा सा भी आप इसके अंदर 6 से 7 महीने देंगे ना तो आपको इसके अंदर पैसा बनाना आ जाएगा। थोड़ा सा मैं डिटेल में जानना चाहूँगा, अगर हमारा कोई व्यूअर है जो एकदम रॉ है, जो अब से स्टार्ट करना चाहता है इन्वेस्टमेंट जर्नी,
तो जैसे आपने बताया 5-6 महीने आप इंडस्ट्री में रहोगे, स्टडी करोगे तो आपको समझ जाएगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या-क्या चीज़ों पे उनको ध्यान देना चाहिए? अगर मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की जर्नी चालू कर रहा हूँ, तो मैं क्या टॉप 1, 2 या 3 चीज़ ऐसी हैं जो मैं देखूँगा और जिससे मुझे महसूस होना चाहिए कि हाँ यार, ये कंपनी अच्छी है? देखिए, आपका ये एक तो पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि मुझे पैसा शॉर्ट टर्म बनाना है, लॉन्ग टर्म बनाना है। हुँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं कि मुझे 5-10% मिलेगा, मैं निकल जाऊँगा इसमें से, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई विच सेक्टर इज़ गुड। करेक्ट। पहले आप सेक्टर आइडेंटिफाई कीजिए फॉर दैट पर्टिकुलर 5-10-20% गेन एट दैट टाइम। उसके बाद वो सेक्टर में सबसे ऊपर की टॉप की 3 कंपनीज़ कौन सी हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। उस टॉप 3 कंपनीज़ के बाद आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग्स किसकी सबसे ज़्यादा है। समझा। जिसकी प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा होगी और जिसकी बैलेंस शीट ने पिछले 2 क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट मेकिंग किया होगा, नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे होंगे, ऑर्डर बुक्स ज़्यादा होंगी, वही कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आने वाला है और वही कंपनी उस पर्टिकुलर सेक्टर को लेके जाएगी। तो जो स्टॉक इंडस्ट्री है, स्टॉक इंडस्ट्री हमेशा एक सेक्टर वाइज चलती है। कभी ऑटो चलता है, कभी आईटी चलता है, कभी एफएमसीजी चलेगा, कभी दूसरे सेक्टर्स चलेंगे, अभी ईवीज़ आ डिफेंस रहे हैं। चलेगा। ईवी सेक्टर नहीं, ईवी इज़ अ पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल सेक्टर। हाँ, तो वो ऑटो सेक्टर में आएगा। सो इफ़ यू सी निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, ये सब एटसेट्रास काफ़ी हैं। करेक्ट। निफ्टी बैंक्स हैं, एफएमसीजी के आ जाते हैं निफ्टी, इस पे प्राइवेट बैंक्स का अलग है, पीएसयू बैंक्स का अलग है। इन लोगों ने भी नीचे नीचे काफ़ी हिस्से भी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए रख दिया है कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री इस इंडेक्स में काम करती है। हुँ, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो सेक्टर चलने वाला है या नहीं चलने वाला, और हर चीज़ सेक्टर वाइज ही चलती है स्टॉक मार्केट के अंदर। सही है। को आप देखेंगे 100 पॉइंट्स का गेन हुआ, हो सकता है आपका स्टॉक चला ही नहीं होगा, करेक्ट। क्योंकि आपको वेटेज देखना पड़ता है कि मेरे स्टॉक का वेटेज कितना है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। वो इंडस्ट्री चल रही होगी तो ही आपका चलेगा, नहीं तो आप बैठे रहेंगे और उस पैसे को आप देखते रहेंगे दूसरे लोग बना रहे हैं और आप बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि यार मेरा तो पैसा बन ही नहीं रहा, तो स्टॉक मार्केट मेरे मतलब का नहीं है। करेक्ट। एक्चुअली आपने जब इन्वेस्ट किया आपको पता ही नहीं था कि आपको किस पर्टिकुलर स्टॉक में डालना था पैसा, हुँ, क्योंकि आपकी रिसर्च नहीं थी आपके पास। सही है। सो हमें सेक्टर वाइज डिसाइड करना है Correct. कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, करेक्ट। और ये भी देखना है कि हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। आपने जैसे बताया कि अगर मेरा शॉर्ट टर्म का एक्सपेक्टेशन है तो मैं 5% 10% अगर हो गया तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो आपके एक्सपीरियंस से हमें कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए और कितने साल तक वेट करना चाहिए? देखिए, साल तक तो आप किसी भी कंपनी में लगा लीजिए, इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो टॉप 50 एंड निफ्टी 50 की कंपनीज, वो लोग आपका पैसा नहीं डुबोएंगी। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, निफ्टी 50 के अंदर ही पैसा लगाना है जब आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं। जो उसमें है कंपनीज, वो अपने आप ही आपका पैसा बना के आपको नॉर्मल रिटर्न्स दे देंगी, 10% 12% जो आपको रिटर्न चाहिए वो आपको मिल जाएगा। बट आप सोच रहे हैं डबल हो जाएगा, वो नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। अब आप रिस्की एसेट्स में जाना चाहेंगे तो उसमें हो सकता है जीरो भी हो जाए कैपिटल आपका, हो सकता है चले भी ना। कई लोग होते हैं कि फलां ने बोला ऐसा कि हम इसको कर लेते हैं, मेरा फ्रेंड ऐसे बोल रहा था उसको कर लेते हैं, उसने इतना कमा लिया, उसने सही टाइम पर कर लिया होगा एंट्री, अब आप लेट हो गए, जब उसका 10% सर्किट लग गया, डेली तो लगने वाला नहीं है सर्किट, करेक्ट। तो आपकी अपॉर्चुनिटी निकल गई वो वाली हाथ से। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट वेयर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट। तो सेक्टर स्पेसिफिक आप देखिए कि हमारे सेक्टर में या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो अनाउंस कर रही है बजट के टाइम पर, वो लोग किस पर्टिकुलर सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं। या फिर जैसे अभी आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, महाराष्ट्र के इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो महाराष्ट्र के इलेक्शन में क्या दिखता है मैंडेट की, इंफ्रा से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, विच इज़ आई थिंक अराउंड 40% ऑफ द इंटायर इंडिया प्रोजेक्ट्स वो महाराष्ट्र में होने वाले हैं एग्जीक्यूट, उस पर वो कंपनीज फोकस करने वाली हैं। तो महाराष्ट्र के रिजल्ट से इंफ्रा कंपनीज का ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा रेवेन्यू होगा, उनको ज़्यादा काम मिलेगा, ऑर्डर बुक ज़्यादा होगी, तो उनके पास ऑलरेडी ये सब पैसा आने वाला है। जिसके पास पैसा आता है वो एग्जीक्यूट भी करता है उस वर्क को। अब इंफ्रा में कौन सी सबसे बड़ी कंपनी है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। लेकिन ये सब कब करना होता है, जब रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन आपको दिख गया कि पर्टिकुलर कोई भी गवर्नमेंट जीत गई है, वो किस तरह से कहाँ पर कब बनने वाली है, हम वहाँ पर इन्वेस्ट करें उसको। करेक्ट। बिकॉज बिग प्लेयर्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, दे आर मोर स्मार्टर देन ऑल ऑफ अस। जिसके पास हमसे ज़्यादा पैसे ना 1000 करोड़ रुपये पड़े हैं, वो बंदा हमसे ज़्यादा स्मार्ट ही है, क्योंकि उसके पास उतना पैसा पड़ा हुआ है। क्योंकि आज हम जो सोच रहे हैं उन्होंने महीने पहले ही सोच लिया, उनकी टीम पहले से बैठी हुई है, उनका काम ही सिर्फ ये है कि इकोनॉमिक आउटलुक को देखना।
आपको इकोनॉमिक आउटलुक आप भूल गए, आप खाली न्यूज़ चैनल में डिबेट देखते रह गए पॉलिटिक्स का, और आपको पता ही नहीं था, पैसा तो दूसरा बंदा बना के चला गया और आप ताली बजा रहे थे एंड में। करेक्ट। और हम वो आज न्यूज़ देख करके हम आज डिसाइड करेंगे कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। करेक्ट, ये सेक्टर अब चलेगा। हाँ, जबकि उसके ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है यस, वैसे, और आप ऑलरेडी हाई प्राइस पे बाय कर रहे हो। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। उसमें आइडेंटिफाई कैसे करें? मतलब एक लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी आपने जैसे बताया महाराष्ट्र में इलेक्शंस की वजह से अभी इंफ्रा पे ज़्यादा फोकस रहेगा, करेक्ट। तो थोड़ा और डीप डाउन करते हैं कि इंफ्रा में कौन सी कंपनी अच्छी है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें? आपको टॉप 3 सेक्टर देखना पड़ेगा निफ्टी इंफ्रा के अंदर, आपको टॉप 3 कंपनीज में क्या जा रही हैं, उस टॉप 3 कंपनीज के पास क्या ऑर्डर बुक्स आने वाली हैं, वो आपको पता करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कितने प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब आपको ड्रॉ डाउन करना पड़ेगा, तब आप उसकी कंपनी के अंदर पैसे लगाइए। आपके प्रोमोटर होल्डिंग क्या कहती है, प्रोमोटर्स कितने स्मार्ट हैं, या उनकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कितना है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कितना है, ये सब आपको देखना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। दिस इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये रिसर्च एंड ऑल करने का कोई ऐसा परफेक्ट सोर्स है या खुद करना होता है, तो खुद ही करना होगा? आपके पैसे आप ही को करना होगा, क्योंकि जो रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं ना, वो दूसरा बंदा भी पढ़ के बैठा है। इधर आपने पेड अप लिया है तो उसे कम लोगों ने पढ़ा है, और अगर आपने फ्री में दिया है तो दुनिया पढ़ के बैठी है उसको, तो उसमें तो पैसा नहीं बनने वाला। जब तक आप खुद का रिसर्च और खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे तब पैसा नहीं बनेगा। ये सारा रिसर्च करने का सबसे परफेक्ट रिसोर्स क्या है, कहाँ से कर सकते हैं? क्योंकि कभी कभी ये होता है कि एज अ लेमैन, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, हम तो खाली वो न्यूज़ चैनल को देखते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो न्यूज़ चैनल खुद ही मैनिपुलेटेड होती है या बहुत ज़्यादा लेट इन्फॉर्मेशन देती है। डेफिनेटली। तो राइट तरीका क्या है रिसर्च करने का? रिसर्च करने का राइट तरीका है, आपका टाइमिंग होता है। अगर न्यूज़ चैनल आपको 2:30 के बाद कोई न्यूज़ दे रहा है, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आ रही है, तो आप समझ लीजिए वो एक्सक्लूसिव नहीं है, उसमें ऑलरेडी सब बैठे हुए हैं और इसके अंदर कोई अलग चीज़ चलने वाली है। तो आपको वो 2:30 के बाद तो न्यूज़ चैनल नहीं देखने का, या वो दे रहा है तो उसकी आवाज़ नहीं सुनने का, बंद कर देने का कि ठीक है नहीं, नमस्ते, हमें नहीं देखना आपको। और अगर वो मॉर्निंग में बोल रहा है कि ये चीज़ चलेगी, तो हो सकता है वो चल भी जाए। वो क्या करते हैं, आपको टिप्स देते हैं, दे आर रिकमेंडिंग यू कि ये इसका ये भाव जा सकता है, हो सकता है इस दिन जाए, हो सकता है 2 दिन बाद जाए, 3 दिन बाद जाए। वो भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो भी नहीं चाहते कि किसी और का नुकसान हो। लेकिन हमको एज अ इन्वेस्टर, हमारा पैसा छोटा ही है, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा छोटा ही होता है हमेशा, और अपन सोचते हैं कि पैसा डूबे नहीं, माइनस ना हो और पॉजिटिव रिटर्न आए। उसके लिए अपने को जो टिप दी है, अपने को वापस से गूगल रिसर्च करो अपनी खुद की, तब उसके अंदर आप कूदो। कोई ये बोल रहा है कि ये फला स्टॉक आज अच्छा मूड चल रहा है, तो समझो कि वो पहले से 10% चला हुआ है, अब आप 10% ऊपर के बाद कूद रहे हैं उसके अंदर, तो आपको क्या लग रहा है कि जो 0 से लेके बैठा है वो आपको मौका देगा निकलने का? वो तो बेच के निकल जाएगा शॉर्ट टर्म में। ज़्यादा पैसा कहाँ पर बनता है? लॉन्ग टर्म में, मतलब एक कंपनी में मैं इन्वेस्ट करके 2-3 साल के लिए रखूँ, या इंट्राडे में मैं रोज़ खरीदूँ बेचूँ? इंट्राडे में आपका पैसा नहीं बनेगा, इंट्राडे में इतना रिटर्न्स नहीं आएगा आपको, पैसा हमेशा शॉर्ट टर्म में आता है। तो जो आप टाइम फ्रेम सोच रहे हैं कि ये अच्छी कंपनी है, ये अच्छा चलेगी, तो 3 महीने के अंदर ही आपको पता चल जाएगा वो अच्छी चलने वाली है या नहीं चलने वाली। अगर वो अच्छी चलने वाली होगी तो 3 महीने में चल जाएगी। उसके रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, हर हर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस होता है, उसकी डेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन में पहले से होती है कि मैं इस डेट को रिजल्ट अनाउंस करेंगे, तो आप रिजल्ट्स देख लीजिए, आपको सही लग रहा है तो निकल जाओ, नहीं है तो बैठे रहो। अच्छा अगर रिजल्ट आया तो आपको और ज़्यादा सब्सटेंशियल गेन्स मिलेंगे। उसके अंदर किसी की सेलिंग नहीं होनी चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए कि सेल कोई नहीं करना चाहिए। कोई लार्ज इन्वेस्टर अगर बेच रहा है, DII, FII, प्रमोटर, तो आपको उसमें नहीं छूना है। ड्रास्टिकली गिर रहा है कोई भी स्टॉक, नीचे गिर रहा है, आपको दिख रहा है कि ये इसका था और ये इतना हो गया, कभी नहीं जाना उसके अंदर। वेट करो आप, 2 दिन का वेट तो मिनिमम होना चाहिए कि यू शुड वेट कि ये स्टॉक इतना नीचे गिरा है ना, तो ये चलेगा नहीं इतनी जल्दी। वो स्पाइक ना इंट्राडे में ही आती है खट, शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी खट स्पाइक नहीं आएगी। आपको वेट करना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट 2 to 3 days बाइंग अपॉर्चुनिटी का। वो गिरेगा और गिरेगा भी वो, फिर आप घुसिए उसके अंदर, क्योंकि तब तक वो एटलीस्ट 20% तो गिर चुका होगा। जब आपने फर्स्ट डे देखा तो 8% गिरा, नेक्स्ट डे देखोगे तो 4% गिरेगा, उसके नेक्स्ट डे देखोगे तो 1% गिरेगा,
फिर आपको जब दिख गया कि वो 13% हो गया मेरा टोटल, अब मैं इसके अंदर जाता हूँ. You should wait for at least 3 days once a stock is falling and you are watching it. इन्वेस्टमेंट फुल टाइम जॉब है या पार्ट टाइम जॉब है? क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो शायद जॉब कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं और साथ में कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कुछ लोग रहते हैं जो मॉर्निंग 9 to 3 कंप्लीटली उधर ही बैठे रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं. तो ज़्यादा पैसा कहाँ पर है कि मैं कम का इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा कम ध्यान दूँ और अपने बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करूँ, या पूरा दिन उसी को देखते रहूँ? देखिए, आपने पैसा पैसा होता है. आपने कोई गंवाने के लिए तो पैसा लगाया नहीं था उसके अंदर. आपको रिटर्न्स चाहिए. वो पैसा किसका है? आपका है, मेरा नहीं है या किसी और का नहीं है. तो या तो आप कोई एडवाइज़र रखिए साथ में, कोई जिसको सेबी रेगुलेटेड हो या फिर नॉलेज हो अच्छी खासी, जो डेली उसको वॉच कर रहा है. तो उसके अंदर पैसा बनेगा आपका, जो आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करे, जो डिसीजन ले सके सही टाइम पर कि भाई इसके अंदर से निकलना है या आपको बैठने रहना है. तो पैसा बनेगा. नहीं तो क्या होगा कि आपका पैसा है, आप जानो, लॉस हो गया तो लॉस हो गया. करेक्ट. तो इसमें आपको खुद डिसीजन लेना पड़ता है. आप जॉब कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, आपने वो आपकी मेहनत ही कमाई है, जो आपने खुद अपने मेहनत से पैसे पैदा किए हैं और वो आपने दूसरे को दे दिए हैं कि आप मेरा पैसा अब और बढ़ा के दो. अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो आपको अपना फुल टाइम देना ही पड़ेगा उसके लिए. फुल टाइम नहीं तो एटलीस्ट 30 मिनट्स या 5 मिनट्स तो दीजिए. कंपनी का गूगल डेटा पे रिसर्च कर ही सकता है कोई भी बंदा. भाई आपको अगर कोई सपोज आपने स्टॉक खरीदा, आपको क्या करना है? खाली गूगल पर फ़ोन खोलना है. किसी को इंस्टाग्राम देखने से पहले आप खाली गूगल पर रिसर्च कर लीजिए. आपको टॉप न्यूज़ फर्स्ट टाइम मिल जाएगी, पहले पेज पे मिल जाती है. आपको पता चल जाएगा डेली बेसिस पर इसकी पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है. डेली मिलता ही है, कभी भी आप चेक कर सकते हो. ये सारी न्यूज़ बिकाऊ नहीं होती है? पब्लिक में न्यूज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है. न्यूज़ तो न्यूज़ होती है, बिकाऊ नहीं होती कोई. क्योंकि मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि कुछ ऐसे हमारे इंडिया की टॉप 1 2 3 चैनल्स हैं जो शायद आपके पास कुछ पैकेज डील कर लेती है कि ठीक है आपकी कंपनी का हम ऐसा प्रमोशन करेंगे, आप इतना रुपया दे दो. देखिए, वो होता होगा, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता. वो होता होगा, वो उनका खुद का एथिक्स है, वो जो करना चाह रहे हैं. लेकिन नॉर्मल केस सिनेरियोज में ऐसा नहीं होता. किसी एक, अब डेली तो वो किसी को नहीं बोल सकते ना कि तुम मुझे पैसा दे दो, डेली तुमको पैसा मिलता जाए, क्योंकि उनको अपना चैनल भी चलाना है. तो न्यूज़ बिकाऊ नहीं होती. और न्यूज़ कौन सी होती है? जो आपको पब्लिक डोमेन इन्फॉर्मेशन से आ रही, ना कि चैनल से आ रही. करेक्ट. मैंने आपको क्या बताया, एक्सक्लूसिव खबर पर कभी नहीं जाना. कभी भी उस खबर को नहीं सुनना ना देखना. एक्सक्लूसिव खबर जिसकी हो वो समझ लो कि वो आपको टोपी पहनाने के लिए ही आया है. और वो पहना कर ही जाएगा. जो जो देख रहा होगा वो उसको देख कर ही जाएगा. सो अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो अडानी के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं और उनके जो शेयर्स है बहुत अप डाउन हो रहे हैं. तो इसका मेन कारण क्या है? क्या ये पर्पजली हो रहा है या ये क्या इन्वेस्टमेंट के लिए सही मौका है अडानी में? आई बिलीव अडानी में सबसे अच्छा मौका ही है ये कि जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. आप लास्ट टाइम देखेंगे तो हिडेनबर्ग के टाइम पर भी नीचे आया था बहुत, और सब लोगों ने बोला था अडानी फिनिश होने वाला, अडानी ग्रुप. लेकिन जो बोलने वाले होते हैं वो पॉलिटिकल डिबेट्स में जाते हैं. लोगों ने इसके अंदर पैसा उस टाइम लगाया, उन्होंने 500% का गेन उठाया है विद इन 1.5 ईयर हिडेनबर्ग के इशू से पहले. सो आप खाली पॉलिटिकल चीज़ों के अंदर पहुंच गए तो आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं. हम लोग हैं बनिए लोग, हम लोग बनाते हैं पैसा. हम लोग बैठ की नज़र रहती है कि कहाँ मुनाफा आ रहा है. हमको किसी से नहीं पड़ा कि कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसका दुश्मन है. अपने को कहीं नहीं जाना. फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, फंडामेंटल्स देखने चाहिए किसी भी कंपनी के. उनके पास आज की डेट में जब एनर्जी सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी कंपनी पावर की वो ही है, इंपोर्ट्स उनके पास है सबसे बड़े, माल आएगा उनके पास सबसे पहले आएगा, उनके पास हर चीज़ का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है. वो कंपनी कहाँ जाएगी? वो कहीं नहीं जाने वाली. आपको लग रहा है वो गई क्योंकि पॉलिटिक्स में आप पड़ गए. आप देख रहे हैं दूसरे चैनल्स जो आपको नहीं देखने चाहिए थे. आपको न्यूज़ पर अफेक्ट करना चाहिए कि ये गिर गया, मुझे इस बंदे भरोसा ही चलेगा ही चलेगा. और आप देख लीजिए चल के दिखाया उन्होंने. हिडेनबर्ग में उन्होंने 500% का रिटर्न दिया है. आज की डेट में अभी इतना शेयर नीचे आ गया, उसके बाद भी आप 1.5 ईयर्स पहले की बात है हिडेनबर्ग की, तब उनका रेट जो था वो 400 रुपये के आसपास आ गया था. आज इतने ख़राब सिनेरियोज़ में जहाँ पर उनके ऊपर इतने एलिगेशंस लगे हुए हैं,
वो एलिगेशंस पर उनका रेट भी 225% अप है। किसी भी स्टॉक का आप उठा के देख लीजिए उनका। वो पता है क्यों? क्योंकि जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं ना, उन्होंने नहीं बेचा है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो हम जैसे और आपके जैसे, जो घबरा गए और उनको लगा अरे ये तो ख़त्म होने को आ गया, वो निकल गए और अब जो आएंगे ना, एंट्री मारेंगे, वो पैसा बनाएंगे। तो यही सही मौका है। ये सही मौका है इन्वेस्टमेंट का। दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी एट दिस मोमेंट टू इन्वेस्ट इन अदानी ग्रुप शेयर्स। और उसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस कंपनी के अंदर हमको सबसे ज़्यादा स्कोप लग रहा है। एंड ये जो एलिगेशंस लगे हैं, क्या ये इतने सच हैं या फिर इसके पीछे कोई और प्लानिंग है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक कि इस टाइम ही क्यों हुआ ये सब। पहले भी हो सकता था। अदानी ग्रीन पर ही क्यों हुआ? अभी जैसे ये अभी एलिगेशंस इन्होंने दिए हैं कि इन्होंने ब्राइबरी के इशूज़ आए इनके, ठीक है ना। ये एक न्यूज़ थी जो बाहर आई कि एक इनके ब्राइबरी के इशूज़ हैं, इन्होंने किसी को ब्राइबरी के लिए दिया, ठीक है दिया, लेकिन उस पर एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं। ये एलिगेशंस हैं, प्रूफ के साथ इन्होंने क्या वो काउंट पर इनको लिया है? नहीं, ऐसा तो है नहीं कहीं। अभी आप देखिए SEC के उस जो इनका मेमोरेंडम फाइल हुआ है, उसमें तो उन्होंने डिनाई किया कि हमारा तो है ही नहीं इसके अंदर कहीं नाम। और अगर ये नाम है भी तो आप ये देखिए कि क्या पास्ट की जो कंपनीज उन्होंने जब किया था ये सब, कोई ये फर्स्ट तो है नहीं अदानीस। ये जो एलिगेशंस हैं इससे पहले कई कंपनीज के ऊपर लग चुके हैं। आप देखिए TCS के ऊपर लग चुके हैं, L&T के ऊपर लग चुके हैं, कॉग्निजेंट की आप शायद केस आपको भूल गए होंगे, मैं याद दिलाता हूँ। 2013-15 में उन्होंने कैंपस बनाने के लिए कॉग्निजेंट को ब्राइबरीज के चार्जेस हैं। उसमें उनके एक कॉग्निजेंट का एक फॉर्मर एम्प्लॉय है, उसने सीधे सीधे बोला है कि इसके अंदर जो L&T के चेयरमैन थे वो इन्वॉल्व हैं। US जो SEC है, उन्होंने SEC है जो उन्होंने इनको बुलाया हुआ है टेस्टिमोनी के लिए कि आप हमारे यहाँ आइए और टेस्टिमोनी दीजिए। उस टेस्टिमोनी में उन्होंने गलत बोला है कि मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब वो दोबारा बुलाना चाह रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। तो ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है इंडस्ट्री के अंदर। चार्जेस लगते हैं L&T के ऊपर, इससे पहले के भी चार्जेस हैं। इनकी दूसरी भी कंपनीज हैं उनके ऊपर हैं। आप इन्फोसिस को देख लीजिए, इन्फोसिस के ऊपर हैं वीज़ास को लेकर, जिसमें अभी ट्रंप ने किया था, ये तो लेटेस्ट है। तो ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा कि किसी को ब्राइबरी के एलिगेशंस की हम बात कर रहे हैं। एलिगेशंस लगे हैं, वो लोगों का कोर्ट में केस चल रहा है, उनके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स भी होते हैं, उनका अपने लीगल बैटल्स भी होते हैं। वो उनका नज़रिया है देखने का, वो किस तरह से इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। उसके अंदर कुछ होगा तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स होते हैं। इन्फोसिस ने पहले किया हुआ है, पहले भी TCS ने पहले किए हुए हैं, वो लोग करके बैठे हैं सब पहले से ही, कोई नया इशू नहीं है। और आज की रेट में भी देखिए इन्फोसिस खड़ी हुई है, सबसे अच्छी कंपनी है। TCS सबसे अच्छी कंपनी है, L&T से अच्छी कोई कंपनी नहीं है। इनफैक्ट इंफ्रा के अंदर L&T से बड़े कोई प्रोजेक्ट्स ले नहीं रहा। सबसे अच्छी जो मैं आज की डेट में इंफ्रा कंपनी में देखता हूँ, L&T के अलावा कोई और कंपनी में इतनी ताकत नहीं है। टाटा प्रोजेक्ट्स को ले लीजिए, उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स, जो न्यू प्रोजेक्ट्स इन गवर्नमेंट अनाउंस करती है, उसको ले पाएँ। एग्जीक्यूशन तो बहुत दूर की बात है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो अदानी जी करते क्या है, बेसिकली उनका बिजनेस मॉडल क्या है। उनका बिजनेस मॉडल पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर है। 85% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम इंफ्रा सेक्टर ओनली। उसके अंदर उनकी यूटिलिटीज़ हैं, उसके अंदर उनके पोर्ट्स आते हैं, उसके अंदर एनर्जी सेक्टर आता है। वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके सब चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं, इसलिए वो इतने बड़े हैं। और अगर आज की डेट में अदानी को कुछ होता है या एलिगेशंस लगते हैं, तो उसका नुकसान सीधे सीधे इंडियन इन्वेस्टर्स के ऊपर है। इंडिया की इमेज ख़राब होती है वहाँ पर, क्योंकि इंफ्रा जो है ना, वो इंफ्रा डेवलप हो रहा है हमारी कंट्री का। करेक्ट। अडानी के बारे में तो हम इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बीच में आपने मुझे बताया बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड होता क्या है, एक लेमैन लैंग्वेज में समझा दीजिए। ये क्या होता है कि सप्लाई चेन होती है। सप्लाई चेन में जैसे आप कुछ भी खाना खा रहे हैं, सपोज आपने कोई सब्जी बनाई, गोभी आलू बनाई, आपको गोभी आलू कहाँ से आई? आपने गोभी फार्मर के पास नहीं जा गए, आप पहले गए रिटेलर के पास। आप गए रिलायंस रिटेल में या फिर किसी दुकान पर गए, आपने उस दुकान से आलू खरीदा और गोभी खरीदा। अब वो आलू गोभी दूसरा बंदा कहाँ से लेकर आया? दुकान वाला मंडी से लाया, वो मंडी से उठा के लाया। मंडी वाला कहाँ से लेकर आया था? फार्मर से लाया। फार्मर और दुकान के बीच में एक बंदा है बिचौलिया, मीडिएटर। तो आप देखोगे जो आलू आप 8 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो खरीद रहे हो, सामने सिर्फ 20%, 25% की कॉस्ट ही आती है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल इज़ वेरी चीप स्टिल,
लेकिन उसका प्रोसेसिंग और जो बीच के लोग हैं ना, वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, लॉजिस्टिक्स बढ़ जाती है। इस वजह से आपकी आलू गोभी आपकी टेबल पर आते आते 50 रुपये की हो जाती है, जबकि असल में आलू और गोभी फ्री में आती है, फार्मर को भी फ्री में आती है। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से इंडिया में पॉलिटिक्स की वजह से ही बिगड़ रही हैं। मतलब यहाँ पर मुंबई में तो लोग अभी पॉलिटिकल कैंपेन चल रहे थे तो बता रहे थे कि सब चीज़ें तो आपने अडानी को बेच दी है, एयरपोर्ट से लेके धारावी तक सब कुछ अडानी को बेच दिया है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। और इनफैक्ट लोग तो ये भी कहते हैं कि अडानी बहुत ज़्यादा लोन्स में डूबे हुए हैं, बबल है, जिस दिन फूट जाएगा उस दिन आपके पैसे डूब जाएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन क्या वो सच में बबल है या उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी है? हमको रिपेमेंट कैपेसिटी भी देखनी होगी ना। किसी बंदे को लोन दिया है गवर्नमेंट ने, बैंक ने, उनके ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं बड़े बड़े, उन्होंने थोड़ी ना आंखें बंद कर रखी थी जब लोन दिए होंगे। करेक्ट। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होता है, मॉर्टगेजेस जाते हैं, गारंटीज जाती हैं, लोन ऐसे ही नहीं मिलता। आपको क्यों नहीं मिला भाई? जो बोल रहा है कि उनके ऊपर बबल है, ठीक है, बबल उस बंदे ने बनाया, तो आपको, आप बना सकते हो तो आप बना लो। करेक्ट। कोई ऐसी कोई फ्रेंडशिप तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टेंडर्स होते हैं, सबके सबके लीगल टेंडर्स ही होते हैं ना, उसमें पार्टिसिपेशन होता है। आप लेकर आइए, कोई किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का आप नाम नहीं बता सकते जिसके अंदर अदानी एंटरप्राइज या अदानी ग्रुप लेकर आता है, उसकी मोनोपोली है वहाँ पर। कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। सही है। आप सीमेंट को देख लीजिए, सीमेंट इंडस्ट्री में अल्ट्राटेक है आज की डेट में, श्री सीमेंट है अदानी सीमेंट से, एसीसी अंबुजा उन्होंने परचेज़ की क्योंकि वो चला नहीं पा रहे थे आज की डेट में, और इन लोगों की एक मोनोपोली इन्होंने बना दी थी। ये लोग अपने हिसाब से प्राइस बढ़ाते थे। अब अदानी ने वो सीमेंट इंडस्ट्री क्यों बाई की, आपको ये समझना चाहिए इससे पहले कि उन्होंने क्यों एसीसी अंबुजा ही परचेज़ किया, क्योंकि उनको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना था। अदानी इंफ्रा का जितने भी पोर्ट्स हैं बनाएंगे, सीमेंट लगेगा। अदानी उससे पीछे सीमेंट बनाने से पहले क्या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए, अदानी का ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहले से, अदानी लॉजिस्टिक्स, अब पोर्ट्स है उसके पास पहले से ही। तो जो सीमेंट इंडस्ट्री उन्होंने बाई की, उनके पास वो नेटवर्क चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए पहले से ही वो नेटवर्क खड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। वो इसको लेकर अपने जो इनके एक्सपेंसेस जो इनके जा रहे थे, उन्होंने वो एक्सक्यूज आउट कर दिए और प्रॉफिट बना रहे हैं आज की रेट में। जो उनका एसीसी अंबुजा का एक्विजिशन से पहले 2000 करोड़ का प्रॉफिट था, आज वो 5000 करोड़ पे खड़ा हुआ है। वाई? बिकॉज दे हैड एक्सक्यूज दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। जो लॉजिस्टिक्स में उनके एक्सपेंसेस जा रहे हैं या मैनेजमेंट में एक्सपेंसेस जा रहे हैं, वो ख़त्म हो गए। तो वो बनिया है, वो भी, उसने भी पैसा बनाना सीखा है ना। फालतू इधर उधर बांटने से अच्छा है कि अपने धंधे को अच्छे से कंट्रोल कर लो। जो थर्मल से उनकी कोल प्लांट की ऐश निकल रही है, वो कहीं ना कहीं तो उनको डंप करनी है। अब डंप करने जाते हैं, उसके पैसे खर्च होते हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना इसको सीमेंट ही उठा लो, इसकी सीमेंट बना लो, और वो सीमेंट में 70% तो ऐश काम में आती है। तो उन्होंने क्या करा, सीमेंट इंडस्ट्री खरीदने से पहले उन्होंने थर्मल पावर प्लांट्स की अपनी ऐश को ठिकाने लगाया, उनकी यूटिलाइजेशन हो गया ऐश का, और उसी ऐश के उन्होंने पैसे कमा लिए। और इससे मतलब ये एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है। और सीमेंट कौन यूज़ करेगा? जितने इनके प्रोजेक्ट्स बनते जा रहे हैं अदानी इंफ्रा के, वहाँ यूज़ होने वाली है। तो वो लोग अपना जो उन्होंने बिजनेस एम्पायर बनाया है, वो सब बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर है। पूरा चेन बन गया कि कहीं पूरा और चेन पैसा है, कहीं और पैसा जाना ही नहीं है। आपको कुछ भी रॉ मटेरियल चाहिए, माइनिंग है। आप अदानी ग्रीन को पकड़ लीजिए, अदानी ग्रीन के अंदर क्या है, सोलर सेल लगता है। सोलर सेल कौन बनाता है? अदानी की खुद की कंपनीज बनाती है, अदानी सोलर बनाती है। उसके पीछे रॉ मटेरियल चाहिए आपको, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? अदानी माइनिंग से आता है, अदानी एंटरप्राइज लेकर आती है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल भी इनकी खुद की कंपनी, नेचुरल रिसोर्सेज इनकी कंपनी है अदानी नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ से ये लोग रॉ मटेरियल लेकर आते हैं। उसके बाद इनकी प्रोसेसिंग होती है अनिल की, अनिल इनको प्रोसेस करके इनको अदानी सोलर में देते हैं, अदानी सोलर इनको आगे ट्रांसमिशन में देती है। अब पीछे से कॉन्ट्रैक्ट हम बात करते हैं अदानी ग्रीन्स का। हमको कोई भी अदानी ग्रीन्स में कंपनी में कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिक होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। गवर्नमेंट हमको स्पेसिफिक बोलती है कि मेरे को ये क्वांटिटी इस स्टैंडर्ड की चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं, आप देखेंगे रिसर्चर्स हैं, आईआईटी प्रोफेसर्स हैं, वो लोग पहले से बता देते हैं कि ये चीज़ इतने पर इतना चलेगी। उनकी रिसर्च पहले से रखी हुई है, गवर्नमेंट वही लेके बैठी है। गवर्नमेंट ने वो उठाया और अपने टेंडर में डाल दिया, ये बेस्ट क्वालिटी है इस पर्टिकुलर वर्क की और मुझे ये चीज़ चाहिए, आप दे सकते हैं। सोलार में कितनी सारी कंपनीज़ हैं, वारी एनर्जीज़ हैं, टाटा सोलर है, कितनी 100 कंपनीज़ हैं। उसके बाद भी अदानी ग्रीन आज की डेट में सबसे बड़ी कंपनी है। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है।
दोनों ही चीज़ों में आप देखेंगे उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग से पहले कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ आई कि मुझे ये कैटेगरी का या स्पेसिफिकेशंस का मुझे ये चीज़ मॉड्यूल चाहिए। मॉड्यूल बनाने के लिए पीछे उनकी कंपनी खुद की है, उस मॉड्यूल को सोलर सेल कहाँ से जाना है वो उनकी कंपनी है, उससे पहले उस सोलर सेल को बनाने के लिए भी या वो पीछे से कहाँ से आनी है सोलर सेल का मटेरियल, वो उनकी भी खुद कंपनी है। तो दे नो मुझे क्या चाहिए पीछे से ही, बैकवर्ड से ही। तो उनका डे ज़ीरो या 0.0 पकड़ लीजिए, 0.0 से उनकी प्राइसिंग कम होती जा रही है, प्रोक्योरमेंट प्राइस कम हो गई, उनकी जो लॉजिस्टिक्स प्राइस है वो कम हो गई, लॉजिस्टिक्स भी वो लेकर आने वाले हैं। अब जब उनका मॉड्यूल बन गया, उन्होंने उसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने वाली भी उनकी खुद की कंपनी है, करेक्ट, वो खुद की कंपनी इंस्टॉल भी कर रहे हैं। और जो उनकी ट्रांसमिशन में पावर जानी है, वो ट्रांसमिशन में पावर जाने के भी दो तरीके होते हैं, एक वो खुद यूज़ करेंगे या फिर एक दूसरे को देंगे या स्टेट गवर्नमेंट को बेचते हैं, वो जो बात है। अब वो स्टेट गवर्नमेंट को जो बेच रहे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट उनको जो खरीद रही है उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन बनाने की खुद की कंपनी है। तो उनका जो प्रॉफिट है वो इसलिए इंक्रीज हो रहा है, दे हैव गॉट 92% एबिटा। अदानी ग्रीन्स का 92% एबिटा मीन्स जितना भी उन्होंने आज की डेट में पीपीएस साइन कर रखे होंगे कंपनी के साथ, वो 92% ऑफ डेट इंटायर मनी इज प्रॉफिट। 10,000 करोड़ आ रहा है, 9,200 करोड़ तो उनका प्रॉफिट है। और ये पर गीगावाट 1000 करोड़ बैठता है। 11 गीगावाट की इनकी टोटल कैपेसिटी है, 50 गीगावाट की इनकी टोटल विज़न है कि अदानी जी का कि हम इतना बनाएंगे, 50 गीगावाट को और कौन सी कंपनी है जो इंडिया में कर सकती है? करेक्ट। इतना कैपेक्स लगाता है, 1000 गीगावाट पर गीगावाट 4000 करोड़ का खर्च आता है इनका। तो इन्होंने क्या करा, कोल जो इनका चल रहा था वो इन्होंने थोड़ा स्लो डाउन करके सारा का सारा अपना माइंडसेट ग्रीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर दिया। 10,000 करोड़ लगता है पर गीगावाट इन कोल सेक्टर, थर्मल सेक्टर 10,000 करोड़ पर गीगावाट, 4,000 करोड़ इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पर गीगावाट, यहाँ पर अपना अदानी सोलर के अंदर, ग्रीन्स के अंदर। तो इनका कैपेक्स कम लगा, इसके अंदर वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं है, छोटी मोटी साफ सफाई कराना है, और क्या काम है इनका। करेक्ट। अदानी थर्मल में तो पूरा आपको पॉल्यूशन भी देखना है, कोल प्रोक्योरमेंट भी देखना है, पूरी चेन पीछे से लेकर आनी है। तो वो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो तो बंद नहीं किए, उन्होंने नए एवेन्यू स्टार्ट कर दिए अपने। अब जो इन्होंने अदानी ग्रीन्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट उठाए भी होंगे, ऐसा तो नहीं कि खाली यही आए थे, L1 हुए होंगे, ये L2 भी तो कोई होगा, L3 होगा, उस टाइम कोई ऑब्जेक्शन नहीं था वहाँ पर। तो ये जो चार्जेस लगे हैं, बिकॉज अदानी ग्रीन हैड बिकम वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी इन द स्पेस ऑफ प्राइवेट रिन्यूएबल एनर्जी। आज उनकी कैश बुक है ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के आसपास। उनका आप देखेंगे रिपेमेंट कैपेसिटी है, रिपेमेंट जो मॉड्यूल्स आते हैं उनके बॉन्ड्स के इसके, वो 2,700 करोड़ हैं। 11 गीगावाट की इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज की डेट में जो चल रही है, मतलब 11,000 करोड़ इनके पास हर साल आना है, मोटा मोटा मैथ से ये। तो इनकी रिपेमेंट कैपेसिटी में से 3,000 करोड़ ये चुपचाप दे भी देंगे। इनकी रिपेमेंट में जितना इनका लोन होगा, भाई लोन अपने को EMI से भरना है, इंटरेस्ट चर्न करना है, वो इन्होंने 3,000 करोड़ दे दिया, उसके बाद भी 7,000 करोड़ आपके पास बाकी बचते हैं, सब काट कूटने के बाद। मैं आपको ये पूछने ही वाला था कि अगर इतनी सारी चीज़ें अडानी में अच्छी है, पूरा इकोसिस्टम है, पूरी चेन बनाई हुई है, फिर भी लोग सिर्फ अडानी को ही क्यों टारगेट करते हैं? इंडिया में क्या होता है, पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को बैठकर बातें करने के लिए ना, हम लोग के पास सिर्फ पंचायत होती है जो हम बैठ के करते हैं, और इसके अलावा दूसरा कोई टॉपिक नहीं है। वोट बैंक यही है कि उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, इसने ऐसे करा ना, उसने वैसे करा। अभी आप चाइना में देखिए, चाइना में भी ऐसे होता है ना, वो हमसे कितना आगे, बिकॉज दे आर मोर फोकस टुवर्ड्स वर्क, दे आर नॉट मोर फोकस टुवर्ड्स सिटिंग एंड पॉलिटिक्स। वहाँ पॉलिटिक्स है ही नहीं। दैट्स वाई जो इनका आउटपुट है ना, और जो माइंड सेट है, दैट इज़ टुवर्ड्स मेकिंग मनी, नॉट मेकिंग अननेसेसरी एलिगेशन, अननेसेसरी थिंग्स कमिंग आउट कि मुझे क्या करना है, उसने ऐसा क्यों करा था, उसने वैसे क्यों करा था, उसने क्या बोल दिया। मैं ये सब चीज़ों में देखता रहूँगा ना, तो मेरा पैसा नहीं बनेगा। मेरे को 9 o'clock से 3:30 तक पैसा बनाना है, दैट इज़ ओनली टाइम फ्रेम 5 days अभी, इसमें पैसा बनना है। तो पैसा कहाँ बनेगा? मैं अगर ये न्यूज़ देखूँगा तो नहीं बनेगा। अगर मैं बिज़नेस की पर्सपेक्टिव से देखूँगा, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में जो अच्छी कंपनी है वो नीचे जा रही है, तो मैं उसको उठाऊँगा कि नहीं, इसका तो चलना ही चलना है शेयर। तो अदानी ग्रीन्स में आपने एक चीज़ देखी होगी, नोटिस की होगी,
कि जो उसका प्राइस था वो हाफ हो गया 2 दिन के अंदर ही। करेक्ट। अब जो हाफ हो गया और उसके पास ऑलरेडी आपको पता है कि इसकी कैपेसिटी लोन रिपेमेंट की कितनी है, तो उस इंडस्ट्री पे कुछ नहीं होने वाला, उस कंपनी में तो कुछ होने वाला नहीं है। भाई आप एलिगेशंस लगा देंगे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो इंडिया के हैं, वो कोई बाहर की कंपनी में थोड़ी ना जाके उन्होंने लगाए हुए कंट्री के अंदर। करेक्ट। तो जब एलिगेशंस यहाँ पर लगे हुए हैं, वहाँ यहाँ मतलब वहाँ पर लगे हुए एलिगेशन और एग्जीक्यूशन यहाँ पर है, तो यहाँ से पैसा आना है, पैसा कोई बाहर से नहीं आने वाला अदानी ग्रीन्स के अंदर। तो अदानी ग्रीन्स विल बी द बेस्ट कंपनी टू इन्वेस्ट इन अदानी ग्रुप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अडानी ग्रीन सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट कंपनी है आज की डेट में सोलार के अंदर इन्वेस्ट करना, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, क्योंकि उनके पास 50 गीगावाट करने की कैपेसिटी है। दे कैन डू इट, नीदर ऑफ एनी प्लेयर कैन डू इट। पैसे भी चाहिए आपको इंस्टॉल करने के लिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको रिपेमेंट भी करना होता है हमको। वो लोन रिपे करने की कैपेसिटी सिर्फ अदानी ग्रीन्स के अंदर है, बिकॉज ऑलरेडी PPA साइन होते हैं, वो 20-25 ईयर्स के होते हैं। आपके पास, आपको पता है कि 20 साल तक मेरे को हर साल 11,000 करोड़ रुपए आने ही आने हैं। करेक्ट। और मेरा लोन रिपेमेंट है 3,000 करोड़ का, बाकी बचा मेरा प्रॉफिट है, एबिटा निकलता है। तो मैं इतने पैसे हैं मेरे पास कि मैं इसको सस्टेन कर लूँगा, और अगर फिर भी नहीं होगा तो भी इस कंपनी में ऑलरेडी इतना पैसा आना ही आना है कि ये सोलर से चल रहा है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी है, इसके अंदर कुछ अपना वर्किंग कैपिटल नहीं लगा हुआ, रॉ मटेरियल नहीं लग रहा है इसके अंदर, ऑटोमेटिक है, चलना ही चलना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जो पैसा आना है, आप देखिए NTPC ने अभी NTPC ग्रीन लॉन्च की, उसका मार्केट कैप 1.75 लाख करोड़ है आज की रेट में NTPC ग्रीन का। उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 3 गीगावाट। और अदानी ग्रीन जो आज आप देखेंगे ना इतने प्राइस पर आ गया, वो चलो उसने बाउंस बैक भी कर लिया, उसकी टोटल मार्केट कैप है आज की डेट में 2.5 लाख करोड़। ओह। सो नाउ यू कैन सी देयर इज़ अ ह्यूज गैप। सरकारी कंपनी है NTPC, उसके पास ना तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है ना ही फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। अदानी ग्रीन के पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी है, जिससे वो माल खरीद भी रहे हैं वो भी उनकी कंपनीज हैं, जिसको माल बेच रहे हैं वो भी खुद की है। वो खुद की है, जिसके थ्रू बेच रहे हैं, लेकिन जिसको बेच रहे हैं वो तो उनके PPA साइन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो जो जिसको बेच रहे हैं वो भी, जिसके थ्रू बेचेंगे वो भी उनकी खुद की कंपनीज है, ट्रांसमिशन लाइन्स। तो उनका जो लॉस है, एनर्जी लॉस, उनका नहीं होने वाला। सही है। तो आप देखेंगे तो आज की डेट में NTPC ग्रीन जिस मार्केट कैप पर, जिस वैल्यूएशन पर है, अदानी ग्रीन उससे कम वैल्यूएशन पर आपको मिल रही है आज की डेट में। और इसमें हम जाते हैं अब पीछे कितने इन्वेस्टर्स लगे हुए हैं, तो इसके अंदर किस किस का पैसा लगा है। अदानी ग्रीन्स के अंदर 20% स्टेक है टोटल का, जो फ्रेंच कंपनी है अदानी टोटल गैस भी है उनका, उसमें भी उनका इन्वेस्टमेंट है, और इनका रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अदानी ग्रीन्स के अंदर उन्होंने डाल रखा है फ्रेंच कंपनी ने 20%। GQG पार्टनर्स, उनका भी इन्वेस्टमेंट है। कतर इन्वेस्टमेंट, उनका इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। ISC पार्टनर्स, उनका इन्वेस्ट है इसके अंदर। और बाकी DIS का है इसके अंदर। उसके अंदर LIC भी हो सकते हैं, उसके अंदर SBI भी हो सकते हैं, कई तरह के होते हैं जिनको वैल्यूएशन सही जगह पर सही लग रही है, उन्होंने वो लेकर बैठे हैं। उनका इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर रेट पर ही होगा। करेक्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि 3 साल पहले के रेट पर उन्होंने कर रखा होगा। ये लोग तो अभी आए हैं, तो ये कब आए होंगे? हो सकता है हिंडनबर्ग से पहले आए होंगे, या हो सकता है हिंडनबर्ग के बाद आए होंगे। अगर पहले आए हैं तो उनका रेट नहीं आया अभी तक निकलने का, और अगर हिंडनबर्ग के बाद आए तो भी उनका रेट नहीं आया निकलने का, रिटर्न्स ही नहीं आए अभी। और वो लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले हैं, तो वो तो रुकने वाले हैं, तो बेचेगा तो कोई नहीं आज की रेट में। सही है। तो बेचने वाला कौन था? रिटेल इन्वेस्टर, जो डर गया इस न्यूज़ से। उसने कहा इसको ऑफलोड करो, जो लॉस हो रहा है उसमें से लेके चुपचाप निकल लो। अदानी जी तो गए, लेकिन गए नहीं वो, क्योंकि जो साथ में बैठे ना उनके, वो बिग इन्वेस्टर्स हैं, इनको बोलते हैं डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स। वो लेके बैठे हैं, उनको पता है कि ये कुछ नहीं है, केस ऐसे होते रहते हैं। LNT का हुआ कुछ हुआ नहीं, TCS का हुआ कुछ नहीं हुआ, इन्फोसिस का कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगा, या फिर जो लीगल बैटर से लेंगे वो, उनका लीगल ओपिनियन है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी है खरीदने की। मैं वही बोल रहा था कि अडानी के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी कि अगर चलो मार्केट डिप हो गया तो जितना परसेंटेज रिटेल में था मैं वापस खरीद लूँ उसको? नहीं, वो नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि सेबी ने लगा रखा है 75% से ऊपर की होल्डिंग्स नहीं रख सकते।
तो उनका ऑलरेडी 74.8% है। एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, FIs ने अभी सेल किया सितंबर मंथ में, वहाँ से स्टार्ट हुआ गिरना मार्केट। करेक्ट। 30 सितंबर तक एक्सपायरी तक नीचे हो गया था मार्केट 2000 पॉइंट्स। अब आप सोचिए इसमें किसने सबसे ज़्यादा बेचा होगा, किसने खरीदा होगा? खरीदने वाले तो मेरे ख्याल से अडानी होने चाहिए। अदानी ने खुद अपना शेयर खरीद रखा है उससे पहले ही। हाँ। अब आप देखिए कि जो उनका रेट था 3200 रुपीज़ के आसपास, अदानी एंटरप्राइज का रेट चल रहा था, मार्केट गिरा, उनका रेट क्या हुआ, 2900 के आसपास आके रुका, 2850 के आसपास आके रुक गया रेट, ठीक है ना, इस न्यूज़ से पहले का। तो मीन्स जब मार्केट इतना गिरा 2000 पॉइंट्स, मतलब आपका 8% का करेक्शन है, उनके स्टॉक में खाली 4% का कनेक्शन दिख रहा है आपको। अब कंपेयर करते हैं हम इसको इन कंपैरिजन ऑफ अदर प्रमोटर्स, जो बड़े प्रमोटर्स हैं। ये अपॉर्चुनिटी क्या थी उनको कि ये लोग बेच रहे हैं तो मैं भी अपना कुछ ऑफलोड कर देता हूँ, थोड़ा पैसा तो जेब में रखूँ, क्योंकि मेरा क्या है, मेरा तो पैसा लो रेट का है मेरे को तो अगर 3200 का नहीं मिल रहा तो 3000 भी मिल जाएगा तो भी चलेगा मेरे को, तो मैं तो प्रॉफिट बना के बैठा हूँ। करेक्ट। तो उन्होंने क्या कर अपना ऑफलोड कर दिया, इनके साथ साथ ये भी बेच रहे हैं, मैं भी बेच देता हूँ। तो क्या हुआ, मार्केट भी नीचे गिरना चालू हो गया। जब वो नीचे गिर रहा है, लेकिन अदानी जी के शेयर नहीं गिरे, अदानी एंटरप्राइज 2800 पर, और उन्हीं के कंपैरिजन में एक और कंपनी आती है, उसका शेयर खाली 2400 रुपये का हो गया, 2440 रुपीज़ का शेयर हो गया। जो शेयर उस वक्त 3300 रुपीज़ का था, वो शेयर 2440 रुपीज़ का होकर बैठ गया अदानी एंटरप्राइज के कंपैरिजन में। और अदानी ग्रुप का शेयर खाली 2850 पे था। इतना करेक्शन में आप सोचिए कि अदानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स से वो बचे हुए थे, बिकॉज कोई एडवर्स अफेक्ट न्यूज़ नहीं थी, और उनके ऊपर भी नहीं थी। जो प्रमोटर्स जिनका इतना नीचे गिरा ना, उनके ऊपर भी कोई एडवर्स न्यूज़ नहीं थी, तब उन्होंने इतना नीचे गिरा दिया अपना स्टॉक, पूरा मार्केट इतना क्रैश कर दिया। इसमें किसका पैसा बना एंड ऑफ द डे? क्या FI का पैसा बना? FI का चलो नीचे वाला था, इस पुराने वाले होंगे उनका पैसा बना होगा, जो लास्ट 2 साल वाले होंगे उनका तो पैसा नहीं बना है ना इसके अंदर। ट्रू। तो पैसा किसने बनाया इसके अंदर? प्रमोटर्स ने। सुपर सुपर, मतलब प्रमोटर्स को एक हिसाब से पैसा कमाने का ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अब आपने जब ऑफलोड कर लिया तो आप खरीदेंगे भी उसको। तो ऐसे सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स या जो भी हम कंट्रोवर्सीज देखते हैं, प्रमोटर्स कभी जानबूझ के नहीं करते होंगे कि जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगी, पैनिक क्रिएट होगा, लोग सेल करेंगे और मैं खरीद लूँ? प्रमोटर हमेशा अपॉर्चुनिस्टिक होता है, अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं करूँगा, नहीं तो उसको तो अपना बिजनेस भी चलाना है ना, क्योंकि उसको अपने बिजनेस पे गारंटी है कि हाँ मैं अगर ये इतना ले लेता हूँ, मेरे परसेंटेज बढ़ा देता हूँ, फ्यूचर में इसका अच्छा वैल्यू मिलेगा। करेक्ट, अपॉर्चुनिटी आएगी। हम लोग उस अपॉर्चुनिटी में ताली बजा रहे होते हैं दूसरों के साथ मिलके, अच्छा हुआ है, बेड़ा गर्क हो गया इसका, मर गया ये, अच्छा हुआ, बहुत तो चल रहा था, यही होता है ना सबका। और अपॉर्चुनिस्टिक क्या होता है? अच्छा हुआ अपॉर्चुनिटी आ गई, ये उठा लो या ये बेच दो, ये है अपॉर्चुनिटी बेचने की। जब सब खरीद रहे हैं तब हम बेच रहे हैं, तब पैसा बनेगा, और जब सब बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हैं तब आपका पैसा बनेगा। आप यू हैव टू जस्ट वेट फॉर ओनली 6 मंथ्स। 6 महीने में जो रेट है ना वो वापस उसी जगह पे खड़ा हो जाएगा जो नीचे गिरा है रेट। करेक्ट। और इसमें जो पैसा बनाएगा उठाएगा ना इस टाइम जो स्टॉक्स, वो पैसा बना के जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग होगा कोई भी इन्वेस्टर के लिए। आप उनके प्रमोटर शेयर को देखो, अगर प्रमोटर शेयर बढ़ते जा रहा है, इट मीन्स प्रमोटर को खुद पे यकीन है। अपने बिजनेस में मुझे भरोसा है कि मेरा ही बिजनेस चलने वाला है, तो मैं दूसरे को कमाने क्यों दूं? मुझे जब ग्रोथ ही नहीं दिख रही मेरे बिजनेस के अंदर, तो मैं क्या सोचूंगा कि चल इसमें से इतना पैसा निकाल लो ना साइड से, अपना दूसरे को बनाने देते हैं। ट्रू। फिर कुछ और अपॉर्चुनिटी देखेंगे तब वहाँ से करेंगे। तो अदानी ग्रुप के अंदर 74.89% की होल्डिंग्स है कंपनीज के अंदर, मेजर शेयर होल्डिंग। दूसरी कंपनीज आप देखेंगे उनकी 50% रहती है, उससे भी नीचे। मैं भी टाटा के बारे में देख रहा था, टाटा का तो प्रमोटर शेयर घटते जा रहा है धीरे धीरे। आप सोचिए कि कौन बेच रहा होगा उसको। टाटा मोटर्स को आप उठाइए, टाटा मोटर्स में क्या हो रहा है? क्या उसकी नेक्सॉन नहीं बिक रही, सफारी नहीं बिक रही है। डीलर्स के पास कोई आज ये जो आप देखेंगे अभी दिवाली का सेशन आया, 6 महीने का वेटिंग है, 6 महीने का वेटिंग चल रहा है गाड़ियों के ऊपर, सेमीकंडक्टर्स की कमी चल रही है।
तो ये चल नहीं रही क्या, या गाड़ी नहीं बिक रही? गाड़ी तो बिक रही है। सेल्स नंबर देखिए आप गाड़ी के, मार्केट में अगर स्लगिश डिमांड भी है तो भी इतनी तो नहीं है ना कि कंपनी का प्राइस आप आधा कर दोगे। कंपनी का प्राइस तो आधा कर दिया ना उन्होंने। ट्रू। और वो कब से स्टार्ट हुआ? जब से टाटा ने बेचना चालू किया। प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं, FII उसको खरीद रहा है, DII उसको खरीद रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक ऊपर से जब इतनी क्वांटिटी में हैवी निकलते हैं तो वो नीचे जाता जाता है। और हर कंपनी के अंदर है, ऐसा नहीं है, खाली टाटा मोटर्स की बात नहीं, टाटा के हर शेयर्स के अंदर ये हो रहा है। आफ्टर मतलब अभी बोलना चाहिए लेट रतन टाटा जी, उनके बाद ही ये सब करेक्शन स्टार्ट हुए हैं। इससे पहले तो नहीं थे ना। सही है। इससे पहले तो सब ऊपर चढ़े हुए थे, अभी नीचे आना स्टार्ट हुए हैं। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, फिनोमिनल रिजल्ट्स हैं, उसके बाद भी नीचे जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं कि अपना बेच के जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको देते जा रहे हैं कि भाई आप पकड़ो, मैं थोड़ा पैसे बना के बैठ जाऊँ, टाइम आ गया मेरा बनाने का। तो इन्वेस्टर्स को ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए या प्रमोटर शेयर को देख के रुक जाना चाहिए? आपको देखना चाहिए कि कौन बेच रहा है और इतनी हैवी सेलिंग क्यों हो रही है। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक नहीं चल रहा तो कुछ ना कुछ वजह है इसकी। कोई ऑफलोड कर रहा है, तो यू हैव टू जस्ट वेट, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यू जस्ट वेट कि वो कब नीचे, कितना नीचे तक लेकर आएंगे। 50% करेक्शन बहुत होता है, 40% करेक्शन बहुत होता है। 40% हो गया, आप नए पैसे डालिए, उसको एवरेज कीजिए, एवरेज आउट कीजिए पोजीशन को, और फिर वेट कीजिए, आप निकल जाओगे आराम से। करेक्ट। और अगर आप पैनिक में आ गए ना कि मेरा तो यार इतना लॉस चल रहा है, तो मुझे क्या करना है इसके अंदर, मुझे राइट अपॉर्चुनिटी उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर पढ़ना है कि ये सेक्टर में कब अपॉर्चुनिटी दिख रही है अपने को। वो आपको इस हर वक्त उस पर नज़र रखनी पड़ेगी कब ये न्यूज़ आ रही है। ये सिमिलर साइन देखा गया है रिलायंस में भी। रिलायंस में भी प्रमोटर शेयर धीरे धीरे घटते जा रहा है। हमने लॉकडाउन के टाइम पे देखा था कि कुछ परसेंटेज उन्होंने सेल कर दिए हैं। इवन अभी भी अगर हम देखें पिछले 3-6 क्वार्टर के बारे में, तो कहीं ना कहीं प्रमोटर शेयर घटते जा रहा है। तो क्या वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेड फ्लैग हैं? देखिए अब भी आज की डेट में रिलायंस में 3200 या 3300 मुझे याद है, 3300 की प्राइस थी जब स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ आई थी। उन्होंने स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ दी कि हमारा प्राइस अब आधे होने वाला है, हम बोनस शेयर अनाउंस करेंगे। स्प्लिट की नहीं थी, सॉरी, बोनस शेयर की थी न्यूज़ उनकी कि हम अब आपको बोनस शेयर कर देंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स क्या सोचता है कि मेरे को एक के बदले 2 शेयर मिलेंगे। उसकी उन्होंने रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी कि मैं 26 को रिकॉर्ड, जितना जिसके पास शेयर है ना सबको एक बोनस शेयर मिल गया। अब आपको पता है बोनस शेयर क्या होता है? अगर मेरे पास एक है तो मुझे एक और एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन फेस वैल्यू तो कम हो जाएगी। फेस वैल्यू आपकी कम होगी, तो क्या हुआ, आपका स्टॉक जो 2600 का था वो 1300 का हो गया। तो आपको क्या बेनिफिट हुआ? कुछ भी नहीं। स्टॉक जब इन्होंने अनाउंसमेंट दी थी तब क्या थी, 3300 रुपीज़ अप्रॉक्स। 3300 रुपीज़ का शेयर चल रहा था जब अनाउंसमेंट दी थी। रिटेल इन्वेस्टर्स ने क्या करा, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, 1:1 बोनस मिल रहा है भाई, खरीद ले इसको, एक के बदले एक शेयर रिलायंस तेरे को दे रहा है, खरीदो खरीदो खरीदो। आपको नॉलेज ही नहीं थी कि भाई ये खरीदना है या नहीं खरीदना मेरे को। भाई जब आधा करने वाला है वो शेयर, तो क्या होता है, वो आधे एक प्राइस तक नीचे लेकर आएगा, फिर वो आधा करेगा उस पर्टिकुलर डेट पर जो प्राइस होती है वहाँ पर होता है आधा, और आपकी फेस वैल्यू कम होगी उस शेयर की। करेक्ट। आधी हो गई तो आपका शेयर भी आधा हो गया। आपको उसने कुछ दिया नहीं है, उल्टा उसने आपको जैसे लोगों को, ये रिटेल इन्वेस्टर्स को दे दिया कि लो आधा होने वाला है, आप भी खरीद लो आप भी खरीद लो आप भी खरीद लो। और जब वो खरीदने गए अब वो फंस गए वहाँ पर। अब उनकी प्राइस आने में 1 साल लगेगा, 2 साल लगे, वो कुछ पता नहीं। अब आप बैठे हुए हो, आप सिर्फ सोच ही सकते हो यार रिलायंस का शेयर है चल जाएगा, लेकिन आपकी कॉस्ट क्या है, बाइंग कॉस्ट 3000 रुपीज़ की खड़ी हुई है, और आप अपने पैसे अब डाल के इसके अंदर बैठ गए हो। या तो आप इसके अंदर और पैसे डालोगे, या आप डर जाओगे कि नहीं यार अब नहीं डालना मैं, तो बहुत हो गया, अभी आ जाएगा अपने आप, बंद कर दो इसको, चलते हैं। तो पैसा क्या हो गया, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा मिल गया। जो आपने किसी FD में रखा होता है ना पैसा, तो आपको 7% का रिटर्न गवर्नमेंट दे देती, राइट। आपको आपने आपके थ्रू उन्होंने ये 60% का पैसा भी फ्री में ले लिया। और हम तो यहाँ पर न्यूज़ देख रहे हैं कि अंबानी की शादी में ये हो रहा है वो हो रहा है, हाँ? इतने खर्चे हो रहे हैं, तो वहाँ पर हैप्पी फेसेस है, यहाँ पर इतना एंजॉयमेंट है, तो हम भी क्यों टेंशन लेंगे कि हाँ यार ठीक है और इन्वेस्ट करो। कितने दिन शादी चली थी उनकी? 2 महीने। 2 महीने। 2 महीने शादी चली थी, और आप देखेंगे ना उनका ग्राफ,
वो शेयर का नीचे कैसे कैसे होता जा रहा है। वो पर्टिकुलर 2 महीने का आप शेयर का ग्राफ निकालिए, आप देखिएगा कि वो लोग कैसे खुशी मना रहे थे और आप सिर्फ उनकी खुशी देख रहे थे कि अंबानी जी की शादी है, बेटे की शादी है, पूरा धूमधाम से इंडिया कर रहे एंजॉय हैं, कर रहा था। पूरा इंडिया एंजॉय कर रहा है। उन्होंने आप उनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बड़े ही अच्छे से उन्होंने रिलीजियस तरीके से सबको दिखाया कि भाई हमारा बेटा कैसे इंडियन संस्कारों के साथ बड़ी हुई फैमिली है, आप भरोसा रखिए हमारे ऊपर। ये एक नैरेटिव उन्होंने क्रिएट किया सबके रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में कि वी आर इंडियंस एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन। और शेयर कहाँ ला के खड़ा कर दिया उन्होंने, 2440 रुपीज़ पर। अब मेरे मन में डर है क्योंकि मैं 3,000 रुपये इन्वेस्ट करके बैठा हूँ, अब ये 2450 रुपये हो गया, अभी मैं खरीदूँ या नहीं खरीदूँ। लेकिन आपने वहाँ पर सोचना शुरू नहीं किया, आप वहाँ डर गए, उन्होंने डरा दिया आपको। उन्होंने क्या करेंगे, अब यही 2450 पर बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, वो उठाना चालू करेंगे कि लाओ हम खरीदते हैं इसको, तुम्हारे बस का नहीं है, हम खरीदेंगे अब। और जब वो बड़ी क्वांटिटी में चलना चालू होता है ना, तब शुरू होता है उसका रिटर्न आना। करेक्ट। तो आप जो 3,000 पे निकलोगे ना, तो आप नेट ज़ीरो पे निकलोगे, और जो 2450 पे खरीदेगा ना, 600-700 का प्रॉफिट लेके वो निकल रहा है। 600-700 का प्रॉफिट लेके निकलेगा। उसका कैपिटल डबल हो जाएगा जब आप निकलेंगे वहाँ से, क्योंकि जो आप आपने भी नुकसान परेशान दिया हो वो गए हो। था। देखते देखते ना 1 साल तक आप देखते रहोगे, अरे यार डेली लॉस है मेरा डेली लॉस हो रखा है, क्योंकि आपने वहाँ डर गए थे। आप माउंटेन ड्यू की है ना कहानी, डर के आगे जीते। सही है। तो आपको कैलकुलेटिव डर देखना है कि क्या अंबानी जी इतना गिरा सकते हैं अपने शेयर को। 3300 की हाफ प्राइस कितनी होती है अपनी, 1650। करेक्ट। 1650 रुपये तो शेयर जाएगा नहीं उनका, इतना भी बुरा बिजनेस नहीं है उनका। रशिया से उनका क्रूड आ रहा है, सस्ते में आ रहा है, डिस्काउंट पर सब यूरोप कंट्रीज़ को बेच रहे हैं, तो उनका जाने वाला तो है नहीं इतना नीचे। करेक्ट। और उनका लॉस भी नहीं दिख रहा कहीं भी। जियो उनका सबसे अच्छा चल रहा है, प्राइस भी बढ़ा दिया प्राइस अभी बढ़ा तो। दिया उन्होंने। मोबाइल के सिम कार्ड के प्राइस पहले जो फ्री में सबको दे दिया, फिर छोटा छोटा रिचार्ज दे दिया, अभी तो Done. मेरे ख्याल से और बढ़ गया है। और बढ़ गया। अब अगर कोई अपनी 26,300 पर उसकी सेलिंग स्टार्ट हुई और 23,300 आ गया है, वो बिकॉज ऑफ रिलायंस ओनली। और भी शेयर्स का रहा होगा, बट मेजर पार्ट रिलायंस का ही कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। वो और तो गिराएगा नहीं। अब मेजर लेवल पे लाके आपको खड़ा कर दिया, आपके अंदर दम होना चाहिए इसको खरीदने का यहाँ पर, कि मैं अब इसको एवरेज करता हूँ। जो आपने 3,000 रुपीज़ पर खरीदा ना, वो आप अगर 2,500 पर भी खरीदेंगे तो भी आपकी एवरेज कॉस्ट 2,750 आएगी। तो जब वो स्पाइक मारेगा ना एक, आप निकल जाओगे उसमें से। तो इट्स अबाउट इन्वेस्टिंग इज मोर दीज डेज इज मोर अबाउट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, हाउ यू आर मैनेजिंग योर फाइनेंशियल्स। ट्रू। अदरवाइज यू विल बी स्टक इन दिस स्टॉक मार्केट एंड देन यू विल से यार मेरे से नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों, मेरी किस्मत में नहीं है। किस्मत में नहीं है, आपने ना इन्वेस्टमेंट सही जगह पर नहीं किया था। अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस अभी रिलायंस ग्रीन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब इसका रीज़न क्या है? कहीं ऑयल का बिजनेस डाउन हो रहा है, ऐसा कुछ है? अब देखिए, रिलायंस के पास जो मेजर चंक है वो है आता है इनका क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल आता है इनके पास, और ये इसको रिफाइन करके आगे यूरोपियन कंट्रीज़ को बेच रहे हैं। इनका प्रॉफिट आज की डेट में आ रहा है, मेजर चंक कहाँ से आ रहा है, जो रशिया से तेल आता है डिस्काउंटेड प्राइस पर, उसको ये लोग कच्चे तेल को रिफाइन कर रहे हैं और बोलते हैं मेरे इंडिया है, मेरे इंडिया करके आगे बेच रहे हैं। तो यूरोप को उससे ख़रीदने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो यूक्रेन और रशिया का वॉर जो है कब तक चलेगा? एक दिन तो ख़त्म होगा, तो जिस दिन ख़त्म होगा उनके पास दूसरा एवेन्यू रेडी होना चाहिए टू मेक आउट द प्रॉफिट। तो दिस इज़ आई बिलीव कि गुड अपॉर्चुनिटी कि उन्होंने रिलायंस ग्रीन्स के अंदर जा रहा है, हाइड्रोजन के अंदर जा रहा है, नए नए एवेन्यूज़ ढूंढ रहा है। वो इसीलिए ढूंढ रहा है क्योंकि उनको पता है कि कभी ना कभी वॉर ख़त्म होगा और मुझे प्रॉफिट जनरेट करना है। तो प्रॉफिट जनरेशन के लिए आपको आज की डेट में इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ही सबसे ज़्यादा पैसा आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कैपेक्स लगने वाला है। कैपेक्स कौन लगा सकता है? जिसके पास पैसा होगा या जिसको कोई देने वाला पैसा होगा। तो रिलायंस को पैसा मिल सकता है, अदानी को मिल सकता है, टाटा को मिल सकता है। इनके अलावा और कौन है जिनको पैसा मिल सकता है? इतना पैसा भी होना चाहिए ना आपके पास, सही है, कि हम इसको लगा दें और हम पैसा बना लें इसके अंदर। डोनाल्ड ट्रंप के आने से इंडिया को फ़ायदा हुआ या नुकसान? फ़ायदा होना चाहिए। आईटी इंडस्ट्री को मुझे लगता है कि थोड़ा ड्रॉबैक आएगा बिकॉज ऑफ द वीज़ाज।
इसके अलावा जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, सर्विस इंडस्ट्री में इसके अलावा कुछ ड्रॉबैक नहीं दिखता मुझे। और आई बिलीव लास्ट का जो इनका टर्म था ट्रम्प का, उन्होंने जिस तरह से चीज़ें पहले से ही डिसाइड कर दी हैं कि मैं टैरिफ्स लगाने वाला हूँ, टैरिफ्स इंक्रीज होंगे सबके ऊपर, वो लोग इसको चेंज करने वाले हैं। नैरेटिव्स पहले से ही पता है, आईटी इंडस्ट्री को पहले से ही पता है कि मेरे वीज़ाज में प्रॉब्लम आने वाली है अब आगे जाके। सो व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट हायरिंग एट हायर कॉस्ट, नथिंग एल्स। भाई बिजनेस तो कम नहीं होगा, बस खाली वीज़ा का इशू आने वाला है। वो लोग क्या बोलेंगे, ठीक है नहीं चाहिए, मैं दूसरे बंदे को हायर कर लेता हूँ। वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, इट विल बी गुड फॉर अस, क्योंकि वो चाइना से तो एंटी ही रहने वाले हैं हमेशा। उनका जो इलेक्शन मतलब इलेक्शंस के अंदर भी उन्होंने यही बोला है, दे आर एंटी चाइना एंड देन मेक इन अमेरिका। तो चाइना के अगेंस्ट रहने वाले हैं। अब चाइना के अगेंस्ट कौन कम्पीट कर सकता है? इंडिया। करेक्ट, वही है क्या। इंडिया के अलावा तो उनको भरोसे वाली पार्टी चाहिए जिसका किसी के साथ कोई झगड़ा ना हो, वो हम ही हैं। और जो उनके दोस्त हैं वो हम ही हैं, और जिन्होंने उनकी हेल्प की वो हम ही हैं। इस गवर्नमेंट ने तो हेल्प की है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की और स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो एक कंपनी का नाम मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कंपनी का नाम अगर आप गैस कर पा रहे हो तो। 2019 में कुछ 527 रुपये के आसपास उसका प्राइस था और आज वो 6,500 बढ़ गया है। और टाटा कंपनी बैक्ड है। एक हिसाब से लोग बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें भी ऑनलाइन जा रही है, ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने स्टोर्स ओपन कर लिए हैं। 45% से ज़्यादा का रिटेल मतलब ग्रोथ उन्होंने देखा हुआ है। इट इज़ अमेजिंग। लाइक मैं बात कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ ट्रेंड कंपनी की, तो ट्रेंड इतना ग्रो कैसे कर रहा है? आपने ट्रेंड की शेयर होल्डिंग देखी, कहाँ से कहाँ मूव हो रही है? आपको वो देखनी चाहिए थी। आपने वो रिसर्च नहीं किया कि शेयर होल्डिंग कहीं तो मूव हो रही है। जो 500 रुपये का शेयर अगर 6,000 हो गया, लेकिन आप ये चीज़ देखना भूल गए कि 500 रुपये का शेयर 8,200 पर था, और वो 8,200 से 6,200 पर आ गया। तो वो क्यों आ गया? जब इतना कुछ सब कुछ अच्छा है तो करेक्ट। स्टोर्स खोल रहे हैं, 45% प्रॉफिट निकाल के दे रहे हैं आप, और इस पर वो टैक्स भी भर रहे होंगे और नया एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। फिर ऐसा क्या है कि उसका शेयर नहीं चल रहा? नीचे क्यों गया वो? आपको रिसर्च करना है अब ये, और रिसर्च आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि जो दो उनके एफ हैं, जो उनका एक एफ था, ही इज सेलिंग आउट। सब जगह क्या न्यूज़ है कि देर इज़ वन कंपनी हु इज ऑफलोडिंग देयर स्टेक एंड देर इज़ वन पर्सन हु इज बाइंग दैट स्टेक। तो वो जो सिंगल एंटिटी है उसको क्या ऐसा दिख रहा है उसके अंदर कि जो चीज़ 500 रुपये की थी और वो 8,200 के भाव पर खरीदे पड़ा है, नीचे आया फिर खरीदा और सामने वाला बेच भी रहा है। भाई 6,000 8,200 तो देख लिया ना जिसने बेचना था, तो होल्ड करेगा। मैं चलो 8,200 पे खरीदने को खड़ा था, तो उसको कैसे पता था कि 8,200 से ऊपर नहीं जाने वाला और मैं आप बेचना चालू कर दूंगा? कुछ तो बात रही होगी ना। करेक्ट। कि मेरा कोई टारगेट था कि मैं 8,200 आ जाएगा जी, मैं निकल जाऊंगा इसके अंदर से, या 8,000 आ जाएगा या 6,000 आ जाएगा। मैंने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया कि मुझे ये कंपनी में से निकलना है। तो मैंने कुछ देखा ऐसा उस कंपनी के अंदर से कि मैं निकल रहा हूँ, मेरा पैसा बन गया जितना मुझे बनाना था। लेकिन जो खरीदने वाला है उसे ऐसा क्या दिख रहा है कि वो खरीदने को तैयार खड़ा हुआ है 8,200 पर भी। उसके बाद वो 7,000 पर आया, 7,500 आया खरीदा, 7,500 आया फिर खरीदा, 6,700 आया तब खरीदा, 6,400 आया तब खरीदा, 6,200 आया तब खरीदा। वो बंदा खरीद रहा है और सिंगल पर्सन खरीद रहा है। वो है कौन? इसके पीछे क्या है? एक बंदे की ताकत है, चलो ठीक है, समझ में आता है, उसके पास पैसा होगा, लेकिन बेचने वाला क्यों इतना बेचे जा रहा है? भाई 6,000 8,200 से बेच रहे हो आप, आपको पता है कि 6,500 आ गया, ठीक है मैं वेट कर लूंगा, वापस आएगा 7,500 मैं फिर बेच दूंगा उसको। मुझे क्या ज़रूरत कि 6,200 पे आएगा तब भी बेचूंगा जी, 5,000 आएगा तो भी बेचूंगा। तो यू शुड नो कि क्या हो रहा है, गेम है इसके पीछे कोई। अब बता दीजिए वो क्या है। आप इसकी जब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ना, तो देयर इज वन कंपनी विच इज सेलिंग आउट, देयर इज वन पर्सन हु इज बाइंग आउट, एंड बोथ आर रिलेटेड पार्टीज। इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा है। तो आप इसमें देखेंगे कि एक हाथ से शेयर गया, दूसरे हाथ को मिला। ओके। एक हाथ से शेयर जा रहा है, दूसरे हाथ को मिल रहा है, और दूसरा हाथ कह रहा है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो। तो न्यूज़ क्या फैल रही है कि
ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सारी चीज़ें मैनिपुलेटेड है। सारी चीज़ें मैनिपुलेटेड है। एक न्यूज़ आई, इन्होंने खरीदा, पर्टिकुलर एंटिटी ने इतना स्टेक खरीदा। दूसरी न्यूज़ आई, फिर स्टेक खरीदा। तो आप और हम क्या देख रहे हैं, यार ये बंदा खरीद रहा है तो अपन क्यों नहीं खरीद रहे? और जो स्टॉक जो है 500 रुपये का 8,000 हो गया, अभी वो 7,500 पर है और वो बंदा अभी भी खरीदे जा रहा है, तो हम भी खरीदेंगे। और दोनों एक ही घर के हैं। दोनों एक ही घर के हैं। पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि दोनों एक ही घर के हैं, दोनों एक ही एंटिटी हैं। तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी कभी भी उसके अंदर कूदने से। अभी जो कूद गया उसके अंदर 7,000 के भाव पर या 7,200 पर, 5,500 पर, किसी ने करेक्शन तो इतना सोचा नहीं ना कि जो कंपनी 45% का आपको रिटर्न्स दे रही है, एबिटा पर है, खड़ा है वो कंपनी, प्रॉफिट्स हैं वो और एक्सपेंशन मोड में है, टाटा से बैक्ड है, वो क्यों इतना नीचे जा रहा है? वो लोग ऊपर से इसको बेच रहे हैं, नीचे से खरीद रहे हैं, और फिर जब ये ऊपर जाएगा तब ये लोग अच्छा पैसा बनाएंगे वापस से। तो आपको क्या होगा, आपको लगा कि पैसा ऊपर ही है, ऊपर नहीं है, पैसा नीचे है। अंबानी, अडानी और टाटा, ये तीनों कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं इंडिया के। आज की तारीख में अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो तो कौन सी कंपनी अच्छी है आपके हिसाब से? जो मुझे रिटर्न दे, मुझे वो कंपनी अच्छी है। अंबानीज अपने घर पर अंबानीज हैं, अदानीज अपने घर पर अदानी है, और टाटा अपने घर पर टाटा है। मेरे को चाहिए पैसा, पैसा मेरा बनना चाहिए। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं किसी की फेस वैल्यू के ऊपर चला जाऊं कि अदानीज के किसी के साथ अच्छे टर्म्स हैं, अंबानीज की हर जगह अच्छी अच्छी चल रही है वहाँ चला जाऊं, या टाटास पे मुझे भरोसा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनके ऊपर चला जाऊं। मुझे चाहिए डेटा, और उस डेटा से बनना चाहिए पैसा। वो पैसा चाहिए मेरे को, कितना टके का मुनाफा मेरे को मिल रहा है, मेरे घर पर जा रहा है, अपन को वो दे चाहिए। हमको किसी के धंधे में घुसना ही नहीं है। आप अच्छे हैं, सब अच्छे हैं मेरे लिए, आप भी अच्छे हैं, टाटास भी अच्छे हैं, अंबानीज भी अच्छे हैं, अदानीज भी अच्छे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे बिजनेस मॉडल किसका है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स किसके सबसे अच्छे हैं, तो मैं अभी की डेट में देखूंगा कि मेरी प्रमोटर होल्डिंग्स किसके पास सबसे ज़्यादा है। पिछले 3 महीने का ट्रेंड क्या बताता है कि प्रमोटर होल्डिंग्स हैं टाटा ग्रुप के पास ऑलमोस्ट टू 40-50%, अदानीज के पास हैं बिटवीन 70-75%, और रिलायंस के पास है 50-55%। नॉर्मल एक अपने प्रमोटर होल्डिंग्स पकड़ लेते हैं। इसका मतलब है कि रिलायंस को कंट्रोल चाहिए अपने बिजनेस पर, टाटा के पास कोई कंट्रोल नहीं चाहता, टाटा चाहता है कि कोई एंटिटी ट्रस्ट बन जाए और अब ये अपने आप अपने मोड में आ जाए और चलता रहे। सो नो वन इज गोइंग टू टेक एंड गेन दैट कंट्रोल। करेक्ट। अदानीज क्या चाहते हैं, प्रॉफिट बन रहा है मेरे बिजनेस में, मैं दूसरे को मौका ना दूं, तो ये पैसा मेरे पास ही रहे। तो 75% तो मेरे पास ही आ रहा है अगर 75% होल्डिंग है। अब मैं पिछले 3 महीने में जाता हूँ, 3 महीने में क्या क्या हुआ है। 3 महीने में रिलायंस का शेयर टूट कर आ गया है ऑलमोस्ट 30% लेस प्राइस पर मिल रहा है। सो इट इज़ अ गुड प्राइस टू बाय रिलायंस। टाटाज 40% टूट चुका है, अदानीज आज की डेट में वो भी टूटे हुए हैं 40%, 30% के आसपास वो भी टूटे हुए हैं। फिर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखूंगा मैं कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या कहते हैं। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कहते हैं कि पिछले 3 महीने में अदानीज ने स्टेक बाय किया है, मींस उसको अपने बिजनेस पर भरोसा है कि मेरा धंधा सही चल रहा है। अगर मेरा धंधा सही चल रहा है तो मैं किसी को पैसा नहीं बनाने दूंगा, मैं खुद ही बनाने वाला हूँ, या जिसने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है साथ में बैठ के बनाएंगे हम लोग। अदानीज का सीधा फंडा है, पैसा बनाओ, धंधा चलाओ, पैसा बनाओ और शांति से अपना जीवन गुजारो। ये इधर उधर की तूफानी बातों में नहीं जाने का। रिलायंस क्या चाहता है कि मेरा फ्यूचर अभी करंट तो सही चल रहा है, मेरे पास अभी जब तक वॉर चल रही है मेरे पास पैसा बन रहा है, मैं ग्रीन्स में जाऊंगा, अब मैं ये करूंगा। अब उनके अनाउंसमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं एंड उन्होंने अपना स्टेक बेचा है शादी से पहले। करेक्ट। तो शादी से पहले अगर स्टेक बेच रहे हैं इन बिटवीन दैट पर्टिकुलर 2 मंथ्स टाइम फ्रेम आप देखेंगे ना, तो जब शादी का इन्होंने पूरा किया है क्रिएशन, एक वो सबका दिमाग इसमें से हटाने के लिए एक ये PR स्टंट था, इतनी बड़ी शादी करना और अपना स्टेक बेचें और शांति से शादी करके अपने पैसे अपने घर पे लेके जाएं। अभी नीचे आ गया है, अब हो सकता है कि यहाँ स्टेबल हो जाए या ऊपर जाए। मेरे को लगता है ऊपर ही जाना चाहिए वो भी आज की रेट पे, बिकॉज इट्स अ गुड कंपनी। रिलायंस इज ऑल्सो अ गुड कंपनी। अदानी इज बेस्ट कंपनी आउट ऑफ ऑल द थ्रीज बिकॉज उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। गूगल ने इनके साथ टाई अप किया है फॉर बाइंग दैट रिन्यूएबल एनर्जी। जितने डेटा सेंटर्स हैं आज की डेट में US में,
3% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टूवर्ड्स डेटा सेंटर्स ओनली। उस 3% का इन्होंने बोला है कि हम डेटा सेंटर्स इंडिया में बनाएंगे, और इंडिया में जो बिजली बनेगी रिन्यूएबल एनर्जी की, वो हम गूगल जो खरीदेगा वो इनसे ही खरीदेगा। दैट इज़ अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन। मीन्स 11 गीगावाट के बाद अभी अगर गूगल अपना सेटअप करेगा डेटा सेंटर का, उसको जितनी एक्स्ट्रा गीगावाट की एनर्जी चाहिए उस पर्टिकुलर डेटा सेंटर्स के लिए, आप फेसबुक पकड़ लीजिए, बहुत सारे हैं, आप जितने भी नए नए ऐप्स आ रहे हैं सब उसी के अंदर जाएंगे, सब इसी पे चलेंगे। तो ये सब चलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी किसके साथ टाइप कर सकते हो आप? रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए सबको आज की डेट में। करेक्ट, वो यहीं पर है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और अदानी का गूगल के साथ टाइप है डेटा सेंटर का। तो आप ये देखिए कि उनको नई इंस्टॉल कैपेसिटी वो देने वाले हैं यहाँ पर। अमेजिंग, अमेजिंग। तो अदानी ग्रीन्स विल बी द फ्लैग कंपनी इन फ्यूचर। तो डेट्स वाई दे आर टारगेटिंग अदानी ग्रीन्स। दे नो, लोगों को पता है जो इसके पीछे हैं कि अदानी ग्रीन्स सब इनको ही आगे लेके जाने वाली है। अदानी सीमेंट लेके जाएगा, अदानी ग्रीन्स लेके जाएगा आगे। ये दो कंपनीज हैं इनकी जो इनको सबसे ज़्यादा आगे लेके जाने वाली है। अदानी पोर्ट्स है एक, जो अदानी पोर्ट्स ने सबको एक्वायर कर लिया है। इनके पोर्ट्स इन्होंने पूरी लाइन पे बना दिए हैं, आगे फ्यूचर में भी बनाते जा रहे हैं। बट दैट विल बी आई डोंट वांट टू डिस्कस अदानी पोर्ट्स एट दिस टाइम, बिकॉज वो एक बड़ा टॉपिक है, वो डिफेंस से रिलेटेड हो जाता है, अपन डिस्कस नहीं करते उसको। बट ऑल गुड्स विच आर इम्पोर्टिंग हेयर आर कमिंग थ्रू अदानी पोर्ट्स ओनली। वो भी प्रॉफिट इनके पास ही है, नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास हैं जहाँ से लोग लेकर आने वाले हैं। सो आई बिलीव Adani Greens will be the best company at this time to start my investment. Amazing, amazing. Out of this, I will avoid Tata at this time. जब तक कोई दिखता नहीं है कि जो चलाने वाला इनका दिखेगा, तब तक अपन इससे दूर ही हैं। Reliance will be the second best in this market because यही लोग लेके जाने वाले हैं इंडिया को आगे। Either it is Adani's और Ambani's। तीसरा प्लेयर कोई नहीं है जो इंडिया को आगे लेके जाने वाला है अभी। सुपर, सुपर। आज के पॉडकास्ट से मेरा सबसे बड़ा लर्निंग है कि अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो एक चीज़ जो आपको सबसे पहला देखना चाहिए, दैट इज प्रमोटर शेयर। करेक्ट। अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को लेके सीरियस है तो आप वो बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। तो ये लर्निंग मैंने लिया है। आपने आज के पॉडकास्ट से क्या सबसे बड़ा लर्निंग लिया है मुझे कमेंट में बताइए। सर, आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है, अगर मैं टॉप 2 लेसन्स आपसे पूछना चाहूँ कि कौन सी 2 चीज़ आपने सीखी है तो वो क्या होगी? सबसे पहली चीज़ पेशेंस। आपके पास पेशेंस होना चाहिए प्राइस को गिरते हुए देखने का। मैं ये नहीं बोलूँगा ऊपर जाते हुए देखने का, मैं बोलूँगा नीचे गिर रहा है ना तो आपको अपने हाथ पर कंट्रोल होना चाहिए कि मुझे ये नहीं खरीदना अभी, कोई भी चीज़ हो। यू हैव टू बी पेशेंस। और गिरने की वजह क्या है इसकी? कोई चीज़ गिर रही है तो कुछ तो वजह है। 2-3% तो मार्केट गिरा है तो 2-3% ये भी गिरेगा। अगर वो 10% गिरा है 2-3% के अंदर तो क्यों गिर गया? जब तक आप क्यों के पीछे नहीं जाएंगे तब तक आप पैसा नहीं बना पाएंगे। और जब आपको क्यों पता चल गया तब आप राइट टाइम का वेट कीजिए और आप उसके अंदर घुसिए अंदर, फिर आप बाय कीजिए। और जिस पर आप बाय करने का सोच रहे हैं फिर उस पर भरोसा करके उसके साथ बैठिए। और बाइंग अपॉर्चुनिटी 15 दिन के अंदर आ जानी चाहिए आपके पास, रिटर्न्स आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा तो उसमें से एग्जिट करके नई अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। वेट मत कीजिए कि वो बंदा अपने पास आएगा। तो पहला पेशेंस, और पहला पेशेंस, दूसरा रिसर्च। वर्ड इज वाई दिस इज हैपेंड, क्यों हुआ, मार्केट से अलग इसी को क्यों परेशानी है। जो चीज़ ऊपर जा रही है ना तो वो ऊपर ही जाएगी, और जो चीज़ नीचे है वो नीचे ही जाएगी। लेकिन वो कितने दिन से नीचे है वो अपने को पता करना है। आज नीचे है या वो 4 दिन से नीचे चल रहा है। करेक्ट। अगर 4 दिन से नीचे है तो वो 5वें दिन 6ठे दिन बॉटम बना के खड़ा हो जाएगा वहाँ पर। और अगर ऊपर गया है तो पहले दिन ऊपर गया है कि दूसरे दिन ऊपर गया है, तीसरे दिन ऊपर गया है, वो भी 4-5 दिन लेके वहीं खड़ा हो जाएगा। तो मूव डेट आउट। सुपर। डोंट वेट फॉर लॉस, डोंट वेट फॉर प्रॉफिट। अपनी स्ट्रेटजी साफ साफ होनी चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर रिसर्च हमारी कब काम में आने वाली है, कब न्यूज़ आई है और हमने कब उसमें पैसा बनाया है। पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर किसी के पास 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए है और उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे या वो कोई कंपनी का स्टॉक खरीदे, तो उसे कौन से में करना चाहिए और क्यों करना चाहिए?
ये डिपेंड करता है कि वो सामने वाला बंदे का रिटर्न क्या एक्सपेक्टेड है, कितने होराइजन के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अगर उसको लगता है कि मेरे पास सिर्फ यही पैसा है, 20 लाख ही है और मेरी आगे कोई फ्यूचर नहीं, या मैं छोटी मोटी जॉब करके अपना घर चला लूँगा, सबसे अच्छा है रियल एस्टेट में चले जाओ। पैसा नीचे नहीं जाएगा, ना ऊपर जाएगा। किस्मत अच्छी होगी तो ऊपर चला जाएगा, किस्मत नहीं होगी तो वेट करेगा। पैसा टूटेगा नहीं उसके अंदर आपका। और अगर आपको ये है कि मेरे पास 20 लाख है और मुझे इसी से घर चलाना है, तब आपको स्टॉक के अंदर उतरना चाहिए, ऑप्शंस के अंदर। और वहाँ पर आप ये देखिए रिसर्च के साथ कि ये कंपनी कैसी कर रही है। फुल टाइम करना पड़ेगा लेकिन ये काम, एंड यू हैव टू बी ऑन टोज कि कौन सी न्यूज़ कब कहाँ आ रही है, किस सेक्टर में क्या चल रहा है, और जिस सेक्टर में आप खड़े हुए हैं पोजीशन लेकर उसकी कोई एडवर्स इम्पैक्ट डेली 9 बजे से पहले आप देख लीजिए कि कुछ खबर तो नहीं आई ना इसकी। तो आपका पैसा उसके अंदर बनेगा, टूटेगा नहीं। टूटेगा तो 5% से नीचे नहीं टूटने वाला। बहुत बुरी किस्मत है तो 10%, लेकिन टूटेगा नहीं पैसा। प्रॉफिट घर के अंदर आना चाहिए, दूसरे बंदे को ले जाने का टाइम नहीं है आज की डेट में। और ये टाइम भी यही कहता है मार्केट में, इट इज़ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अ आई क्लोज इन्वेस्टमेंट कि मुझे ये बंदा पसंद है, ऐसा नहीं है। अब सिचुएशन डिफरेंट है। वी कांट ट्रस्ट एनीवन, वी हैव टू ट्रस्ट डेटा। डेटा मेक्स मनी, दैट्स वाई डेटा एनालिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ क्रिप्टो में और स्टॉक मार्केट में, तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अगर 5 रुपये भी इन्वेस्ट करने ना, तो स्टॉक मार्केट में ही कीजिए। क्रिप्टो के अंदर आप अपना पैसा किसी एक प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट एक्सचेंज को दे रहे हैं जिसका आपको कोई नॉलेज नहीं है। फर्स्ट, आपको नहीं पता आपका कैपिटल सेफ है वहाँ पर या नहीं है। आप चाहे किसी भी बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज को पकड़ लीजिए, बाइनेंस को पकड़ लीजिए, या इंडिया में ही वसीरेक्स था, उसका भी प्रॉब्लम आया। तो क्या हुआ, जो जो बंदे ने क्रिप्टो वहाँ से खरीदा था उसका पैसा गया, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही वाइप आउट हो गया। इंडियन गवर्नमेंट ने स्टॉक्स को इतना सिक्योर कर दिया है, एंड यू आर ट्रेडिंग इट ऑन एक्सचेंज, गवर्नमेंट एंटिटी है, आपका पैसा सेफ है, प्रिंसिपल अमाउंट इज सेफ विद ईच एंड एवरी ब्रोकर। इतना स्ट्रिक्ट और कंप्लाइंस के साथ ये लोग काम करते हैं। तो आई विल ऑलवेज प्रेफर टू सेफ गार्ड योर प्रिंसिपल फर्स्ट। रिटर्न्स आपको एक्सपोनेंशियल जहाँ दिखते हैं ना, सबसे ज़्यादा रिस्क भी वहीं होता है। यू कैन ट्राई टू गेन 2 to 3% अ मंथ, जहाँ पर आपको दिखता है ना कि 5 से 10% का मूव आ रहा है और मैं पैसा डबल कर लेता हूँ, तो आप समझो कि आपको डबल एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, लेकिन आपकी जो आदत है ना वो नहीं छूटेगी। इट विल बिकम अ हैबिट फॉर यू, एंड वन डे यू आर गोइंग टू लूज एट एंटायर मनी विल वाइप आउट। सो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था अपने टाइम का, अपॉर्चुनिटी का, टाइम फ्रेम का, वो खत्म, वो जीरो हो गया, एंड यू आर बैक टू स्क्वायर वन। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो इन टू इक्विटीज़। अगर मान के चलो कोई सैलराइड एम्प्लॉय है जिसकी 50,000 रुपये सैलरी है और वो चाहता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, इस जर्नी में आगे बढ़ना है, तो आपका क्या सजेशन रहेगा, उसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए? वो जिस सेक्टर में है, सैलरी वाला है ना, कहीं ना जॉब कर रहा है, किसी सेक्टर में कर रहा है, उस सेक्टर की उसको नॉलेज है, उस कंपनी की उसको नॉलेज है जिसमें भी है। मैं कहता हूँ अनलिस्टेड कंपनी में जॉब कर रहा है लेकिन उस सेक्टर की नॉलेज है, तो उसको उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब तक इन्वेस्ट नहीं करना है जब तक उसको ये नहीं दिख रहा कि ये सेक्टर चल सकता है। अगर कोई सेक्टर चलने वाला होगा तो सबसे पहले जो न्यूज़ आएगी ना वो नीचे सेल्स टीम के पास ही आती है, क्योंकि उसकी जो रॉ मटेरियल की प्राइस होगी वो ऊपर चली जाएगी। वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा तो समझ जाओ कि ये बंदा, प्राइस इंक्रीज हुआ ना तो समझो कंपनी चलने वाली है। तो आप उस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी उठा लो चुपचाप और बैठ जाओ, 2 महीने में आपके पैसे अच्छा रिटर्न देके जाएंगे आपको। अमेजिंग अमेजिंग इंसाइट, और ये सच में हर किसी से रिलेट होने वाली चीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू। बहुत सारी चीज़ें आज हमें सीखने मिली हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार हम वापस से मिलेंगे और कुछ और कंपनीज और रिसर्च के बारे में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। श्योर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।